यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 241 लड़ाई खत्म। फॉक्स ट्राइब की लड़की बिल्ली जैसी चाल से पास आए और पास आते हुए लगातार वांधाओं को देखती रही। मेरा नाम मेनकी है, तुम्हारा क्या नाम है? फॉक्स ट्राइब की लड़की ने हैरानी से पूछा। मैं बुल डेमन किंग हूँ। वांधाओं ने एक पल सोचा और अपना असली नाम इस्तेमाल न करने का फैसला किया। बुल डेमन किंग। मेनकी चौंक गई। ये नाम कितना रौबदार है। मैं इस बार मिस मेनकी की सुरक्षा करने वाली बॉडीगार्ड टीम का कैप्टन हूँ। मेरा नाम नियुकी है। 2 मीटर से ज्यादा लंबा एक बुलहेड आदमी जिसकी मुस्कान सीधी और सच्ची थी पास आया, फिर जोश से वांधाओं के कंधे पर थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे भाई हों। नियुकी। वांधाओं की पलकें झपकीं। इस आदमी का चोंटियन नाम का कोई छोटा भाई तो नहीं होगा, है ना? मेनकी ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर प्यार से मुस्कुराया। छोटे भाई नियु, तुमने कहा था कि तुम अभी अभी इंसानों से बचकर आए हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वांधाओं ने मेनकी की तरफ देखा। जैसा कि उम्मीद थी, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में उसकी थ्योरी सिर्फ इन सीधे सादे बुलहेड्स पर ही काम करती थी, लेकिन ये दूसरे बीस्टमैन के लिए बहुत काम की नहीं थी। आखिरकार बीस्टमैन इंसानों से अलग दिखते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी इंटेलिजेंस इंसानों से कम थी। उन्हें यूनिवर्स में एडवांस्ड लाइफ फॉर्म भी माना जाता था। सबूत? नियुकी ने कन्फ्यूशन में अपने बुल हॉर्न खुजाए। तुम्हें इंसानों से बचकर घर लौटने का सबूत क्यों चाहिए? मेनकी ने आंखें घुमाईं। ये बुलहेड सच में बहुत बेवकूफ़ थे। क्या ऐसे शक करने वाले इंसान को अपनी पहचान और ओरिजिन साबित करने की ज़रूरत नहीं है? बुलहेड्स बर्सिक स्किल के साथ पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि छोटे भाई नियू को इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? मेनकी मुस्कुराई, लेकिन उसका शरीर पहले से ही टेंशन में था। बेरसिक। वांधाओं ने अपनी ठुड्डी खुजाई। कियुलेई के अनुसार बीस्टमैन की हर रेस में एक इनेट टैलेंट स्किल होती है और बुलहेड का टैलेंट स्किल बेरसिक था, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर तुरंत डबल हो जाती थी। हालांकि बाद में वे बहुत कमज़ोर हो जाते थे। क्या तुम बेरसिक नहीं हो सकते? मेनकी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसका शरीर अलर्ट हो गया। अगले ही सेकंड वांधाओं के चारों ओर एक लाल लाइट दिखाई दी और उसका ऑरा तुरंत डबल हो गया, जिससे उसके चारों ओर जमीन पर बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। वुल्फ क्यूब के साथ आया स्किल बीस्ट ब्लड बॉइलिंग। हाहा, जैसा सोचा था, तुम हम में से ही एक हो। नियु की जोर से हंसी, वांधाओं को हवा में उछाला और फिर दूसरे बुलहेड्स भी खुशी से चिल्लाए और इंसानों से उसकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाते हुए आगे बढ़े। मेनकी हैरान दिखी। यह इंसान सच में बेस्क हो सकता है। क्या वह सच में बुलहेड था? लेकिन प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा गहरी थी, और उसका बेस्क बुलहेड के बेस्क से थोड़ा अलग क्यों था? क्या ये प्लास्टिक सर्जरी का असर था? मेनकी ने अपना सिर हिलाया। वह इन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। चाहे यह नकली बुलहेड था या असली बुलहेड, इसका उनके फॉक्स कबीले से कोई लेना देना नहीं था। सब लोग, देर हो रही है, हमें जल्दी वापस जाना है, मेनकी ने उन्हें याद दिलाया। बुलहेड्स ने सिर हिलाया। वांधाओं से पंगा लेना बंद कर दिया और सब कई ट्रकों में बैठ गए। वांधाओं ने इन ट्रकों को देखा और मन ही मन शिकायत किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने कियुलेई से सुना था कि एलियन साइड की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, लेकिन उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां पहियों वाले ट्रक होंगी। खासकर जिस गाड़ी में मेनकी बैठा। हालांकि वह एक हाई एंड आरवी थी, उसे धरती पर जरूर हाई क्लास माना जाएगा, लेकिन उसके लिए, जिसे हर तरह के एडवांस्ड स्पेसशिप देखने की आदत थी, ये फरारी चलाने और फिर साइकिल चलाने जैसा था। अगर लेवल 4 के ग्रह पर टेक्नोलॉजी इतनी पिछड़ी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि एलियन स्टार सिस्टम में सच में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं है। नहीं तो ग्लोरियस स्काई फेडरेशन और इंटरस्टेलर फेडरेशन ने एलियंस को अब तक कैसे जिंदा रहने दिया होगा? वांधाओं ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ उसे नहीं पता था कि वह स्पेसशिप को भी निकाल पाएगा या नहीं। छोटे भाई नियू, मेरी कार में आओ और चलो बातें करते हैं। मेनकी आरवी के दरवाजे पर खड़ी हुई और वांधाओं की तरफ हाथ हिलाया। वांधाओं ने आह भरी। इस औरत को अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ। शायद वह अपनी थोड़ी सी खूबसूरती ही कुर्बान कर सकता था। वांधाओं के मेनकी की आरवी में बैठने के बाद काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। काफिले के जाने के बाद बाइबियान एक कोने से बाहर निकला। हालांकि उसने अभी नहीं सुना था कि वांधाओं ने इन जानवरों से क्या कहा था, लेकिन उसने वांधाओं के प्रति उनका बहुत दोस्ताना रवैया साफ देखा था। ये बच्चा कैसा इंसान है वैसे? बाइबियान उदास लग रहा था। उसने पाया कि वांधाओं को चाहे कहीं भी फेंक दिया जाए, वह हमेशा आगे बढ़ सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि इंसानों और एलियंस के बीच की शिकायतें उलझी हुई थीं, फिर भी वांधाओं यहाँ आया और कुछ ही बातों में इन एलियंस से जान पहचान हो गई, यहाँ तक कि उस आरवी में भी बैठ गया। ऐसा लगा जैसे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा हो। अगर वांधाओं ने लोमड़ी का भेष बना लिया होता तो भी वह समझ सकता था।
लेकिन वांग हाओ ने अपने सिर पर सिर्फ एक जोड़ी छोटे बैल के सींग पहने थे और कोई और बदलाव नहीं किया था। भले ही बैलहेड बेवकूफ़ थे, वे अंधे तो नहीं थे, है ना? ये साफ तौर पर एक ही प्रजाति का नहीं था, ठीक है। बाइबियान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि लोमड़ी वाली औरत असल में वांग हाओ पर विश्वास करती थी। क्या बीस्टमैन इतने लंबे समय से एलियन स्टार सिस्टम में छिपे थे कि वे भूल गए थे कि इंसान कैसे दिखते हैं? भूल जाओ, मैं बस पीछा करके देखता हूँ। बाइबियान के पैर हवा की तरह थे, जो रोशनी की एक लकीर में बदल गए और उस जगह से गायब हो गए। डॉट 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 आरवी में मेनकी ने हल्की हंसी के साथ पूछा, छोटे भाई नियू, तुमने इंसानों के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा होगा, है ना? हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक बुलहेड है जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उसे वांग हाओ में बहुत दिलचस्पी थी और वह ये भी समझना चाहती थी कि इंसानों की दुनिया कैसी होती है। ये सोचकर मेनकी की रोएंदार पूंछ वांग हाओ के सामने हिली और तुरंत कार में एक खुशबू भर गई। वांग हाओ ने खुशबू सूंघी और वहीं रुक गया। इस हॉनी विक्सन ने उसे अकेले कार में बुलाया और अब वह उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपनी खुशबू का इस्तेमाल कर रही थी। क्या वह उस पर झपटने वाली थी? ये सोचकर वांग हाओ को लगा कि उसे इस हॉनी विक्सन को समझाना होगा कि लहर के टकराने का क्या मतलब होता है, जिसमें हर लहर पिछली लहर से ज्यादा मजबूत होती है। जब मेनकी ने वांग हाओ के उठे हुए होठों को देखा और एक सीधी लेकिन बहुत ही गंदी मुस्कान निकाली, तो वह अचानक जोर से कांप गई, अपनी पूंछ कसकर पकड़ ली और एक कोने में सिमट गई, जैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड का सामना बिग बैड वुल्फ से हो रहा हो। यह मुस्कान बहुत बुरी थी, जिससे उसे लगा कि अगले ही पल उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। ये प्लॉट थोड़ा गड़बड़ है। वांग हाओ ने हैरानी से मेनकी को देखा। क्या ये हॉनी विक्सन उसे रिझाने की कोशिश नहीं कर रही थी? वह क्यों डर रही थी? क्या उसे उस पर झपटना नहीं चाहिए था? क्या ये कोई नेक हाउसवाइफ टाइप की विक्सन हो सकती है? तुम क्या करना चाहती हो? मेनकी पीछे हट गई, वांग हाओ को सावधानी से देखा लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई थी, बिना किसी सुरक्षा के। वांग हाओ ने मेनकी को उत्सुकता से देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम वजिन हो? मेनकी का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। यह न केवल शर्म से बल्कि गुस्से से भी था। कौन सा आदमी किसी औरत से इतनी बेशर्मी से ऐसा सवाल पूछेगा? इसके अलावा उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि जवाब कैसे दे। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसे लगा कि यह बुल डेमन किंग दूसरे बुलहेड से बिल्कुल अलग है। अगर उसने हाँ कहा तो इससे उसका जानवर जैसा स्वभाव भड़क सकता है और वह और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसने ना कहा तो उनके फॉक्स कबीले के लिए ये पूरी तरह से शर्म की बात होगी। ये जानना चाहिए कि फॉक्स कबीले की औरतें शादी से पहले बहुत कंजर्वेटिव होती हैं और किसी आदमी का हाथ भी नहीं छूती। ना कहने पर अगर यह बात बाहर आ गई तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। यूनिवर्स लेवल के ग्रेट विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। तुम सच में बहुत बदतमीज हो। मैं तुमसे बहुत समय से सवाल पूछ रहा हूं और तुमने जवाब नहीं दिया। वांग हाओ ने मेनकी को नफरत भरी नज़र से देखा। मेनकी गुस्से से जोर जोर से पूंछ हिला रही थी। काश वह इस बदमाश वांग हाओ को थप्पड़ मार पाती। उसने वैसा सवाल पूछा और फिर उसे बदतमीज कहने की हिम्मत की। क्या इस बदमाश को कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी? ये पूंछ। वांग हाओ ने हैरानी से मेनकी की रोएंदार पूंछ को देखा, हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। ये देखना चाहता था कि यह असली लोमड़ी की पूंछ से कैसे अलग है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी पूंछ छोड़ो। मेनकी चीखी, अपने छोटे हाथों से अपनी पूंछ पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वांग हाओ ने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। इतना घबराओ मत, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम में और इंसानों में और तुम में और लोमड़ियों में क्या फ़र्क है। वांग हाओ ने जोर से खींचा, मेनकी को अपनी बाहों में ले लिया। मेनकी लड़खड़ाते हुए वांग हाओ की बाहों में आ गई। उसका सुंदर चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि खून बह जाएगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। वांग हाओ ने अपनी बाहों में शर्मीली मेनकी को देखा। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। ये घबराया हुआ चेहरा बहुत आकर्षक था, जिससे किसी को भी जानवर बनकर हमला करने का मन करता था। वांग हाओ ने गहरी सांस ली। ये फॉक्स रेस की औरतें सच में बहुत ताकतवर थीं। कोई हैरानी नहीं कि उस समय के बड़े इंसान बिना सोचे समझे फॉक्स रेस की किसी भी औरत को सीधे मारने का आदेश देते थे। इस तरह का हल्का जाल, जिसे सबसे मजबूत विलपावर वाला आदमी भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। दहाड़ दहाड़। तभी कारवां अचानक रुक गया और ऑक्सहेड वाले आदमी गुस्से में चिल्लाने लगे। वांग हाओ ने हैरानी से खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि ऑक्सहेड वाले आदमी गुस्से में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे क्या करने वाले हैं। वांग हाओ की लापरवाही का फायदा उठाते हुए मेनकी आखिरकार उसके गले से आज़ाद हो गई और गुस्से से भरे चेहरे से उसे देखने लगी। वांग हाओ ने आह भरी। अब जब लोमड़ी भाग गई है तो उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा। ये देखकर कि कोई फायदा नहीं होने वाला, वांग हाओ कार से बाहर निकली
ये देखने का प्लान बना रही थी कि ऑक्सहेड वाले आदमी क्या कर रहे हैं। हफ हफ। मेंकी ने अपने दिल को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लीं जो उसके गले में जोर जोर से धड़क रहा था, फिर जल्दी से आरवी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह फिर कभी दूसरे जेंडर के लोगों के साथ एक ही गाड़ी में नहीं बैठेगी, ईमानदार और सीधे सादे ऑक्सहेड आदमियों के साथ भी नहीं। साथ ही मेंकी को पूरा यकीन था कि यह पक्का ऑक्सहेड नहीं है। भले ही सर्जरी से उसका लुक बदल दिया गया हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को शायद हटाया नहीं जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ऑक्स डेमन किंग बर्सिक का इस्तेमाल कैसे कर पाया। जब वान हाओ नियूकी के पास पहुंचा तो उसने सामने टाइगर हेड वाले दो लोगों को देखा। उन्हें टाइगर रेस के टाइगर हेड्स होना चाहिए, लेकिन ये दो टाइगर रेस के लोग अभी 7 या 8 ऑक्सहेड आदमियों को हरा रहे थे और ऑक्सहेड आदमी विरोध भी नहीं कर रहे थे। क्या हो रहा है? वान हाओ ने हैरानी से पूछा। नियूकी ने गुस्से से कहा, इन दो टाइगर रेस के लोगों ने हमारे ऑक्सहेड भाइयों को बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया था। इस वजह से अभी अभी उनका सामना पीछे हट रही वुल्फ रेस से हुआ और फिर उन्हें लूट लिया गया। अब ये दोनों टाइगर हेड हमारे ऑक्सहेड भाइयों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। वान हाओ ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है। कियूलेई के एक्सप्लेनेशन के अनुसार बीस्ट किंग प्लैनेट पर बड़ी रेस का छोटी रेस को दबाना बहुत आम बात थी। अगर आप दबे नहीं रहना चाहते थे तो या तो आप एक बड़ी रेस बन जाते थे या वुल्फ रेस से सीखकर डाकू बन जाते थे। वे आने जाने वाले यात्रियों को लूटने या फिरौती के लिए किडनैप करने में माहिर थे, फिर किसी की परवाह किए बिना हिट एंड रन करते थे। ठीक इसी वजह से ऑक्सहेड रेस के लोग प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बन गए। और अब इन दो टाइगर हेड्स ने इन 7 या 8 ऑक्सहेड आदमियों को बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया, लेकिन फिर भी वुल्फ रेस के लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें लूट लिया। उनके लिए ऑक्सहेड आदमियों पर अपना गुस्सा निकालना नॉर्मल था। रुको, नियूकी आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी से दोनों टाइगर हेड्स को रोकने के लिए आगे बढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? इन बेकार लोगों ने हमारे पैसे ले लिए, लेकिन आखिर में उन्होंने हमारी रक्षा नहीं की। मैं इन बेकार लोगों को सबक सिखा रहा हूं, क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है? टाइगर हेड्स ने नियूकी को बिल्कुल भी नज़र नहीं लगाई, यहाँ तक कि उसे उकसाने वाली नज़र से भी नहीं देखा, और फिर ऑक्सहेड आदमियों को पीटना जारी रखा। हमारी चिंता मत करो, मालिकों की रक्षा न करना हमारी गलती है। एक ऑक्सहेड आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप मार सह रहा था, जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो। रुको, नियूकी दहाड़ा, तुम्हारा सामान अभी अभी लूटा गया है, हम तुम्हें हर्जाना देंगे। दोनों टाइगर हेड्स ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हों, हमें पता था कि ऐसा होगा। वान हाओ ने नियूकी को खाली नज़रों से देखा। ये ऑक्सहेड आदमी सच में बेवकूफ़ बैल थे। क्या वे इतना साफ जाल नहीं देख सकते थे? इससे उसे ये भी समझ आया कि आधे अधूरे जानवर सफ़र करते समय ऑक्सहेड आदमियों को बॉडीगार्ड के तौर पर क्यों पसंद करते हैं। यह असल में अपने लिए इंश्योरेंस खरीदना था। अगर वे सच में लूटे जाते तो वे बाद में इस तरीके से अपने नुकसान की भरपाई कर सकते थे। अगर उन्हें कोई काला दिल वाला मिलता तो और ज़्यादा मांगना भी बहुत मुमकिन था। हमारे कुल 1000 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन लूट लिए गए, टाइगर हेड्स में से एक ने घमंड से कहा। 1000 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन? नियूकी चिल्लाए, और दूसरे ऑक्सहेड आदमी भी कुछ खास बेहतर नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि 1000 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन की कीमत ग्लोरियस स्काई फेडरेशन के हेवनली स्टार फेडरल कॉइन और इंटरस्टेलर फेडरेशन के इंटरस्टेलर फेडरल कॉइन के बराबर थी। हालांकि एलियन स्टार सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल लेवल को देखते हुए 1000 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम थी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे लूटा गया कीमती सामान इतना भी नहीं था। पीटे गए कई ऑक्सहेड आदमियों ने गुस्से से दोनों टाइगर हेड्स को देखा। क्या तुम कह रहे हो कि हमारी गर्व करने वाली टाइगर रेस झूठ बोलेगी? टाइगर हेड ने ठंडेपन से कहा। रुको, मैं अभी वापस जाकर हमारे राजा से कहता हूं कि हमारी नस्ल की इज्जत बनाए रखने के लिए तुम्हारी ऑक्सहेड नस्ल पर हमला करे। तुम ऑक्सहेड आदमियों का एक ग्रुप इतना गुस्से में था कि वे आग बबूला हो रहे थे। टाइगर नस्ल को घमंड था, लेकिन क्या इसका मतलब था कि उनकी ऑक्सहेड नस्ल झूठ बोलेगी? लेकिन टाइगर नस्ल का ये कहना कि वे लड़ाई शुरू करेंगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि टाइगर नस्ल और लान नस्ल मशहूर शाही नस्लें थीं। उनकी लड़ने की ताकत निश्चित रूप से दूसरी नस्लों से कहीं ज़्यादा थी और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर सच में कोई लड़ाई हुई तो निश्चित रूप से ऑक्सहेड नस्ल को ही नुकसान होगा, और अपने ही भाइयों को उनके लिए मरते देखना साफ तौर पर आखिरी चीज़ थी जो वे देखना चाहते थे। इस समय वान हाओ आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। ये टाइगर हेड उससे भी ज़्यादा घमंडी थे। यह उसकी स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश थी। ये सोचते हुए वान हाओ के हाथ में बड़ी तलवार अचानक दिखाई दी। फिर उसके पैर हवा की तरह थे जो तुरंत टाइगर हेड्स के पास दिखाई दिए। उसके हाथ में बड़ी तलवार पहले से ही उठी हुई थी और माउंट ताई की चोटी को कुचलने की गति के साथ एक भयानक वजन का एहसास हुआ।
ब्रेकिंग हेवन बड़ी तलवार कला, पहली तलवार, ब्रेकिंग क्लाउड खाली स्लैश। यह वहां मौजूद ऑक्सहेड आदमी यह सीन देखकर हैरान रह गए। इस बच्चे ने अचानक हमला क्यों किया? क्या इससे और परेशानी नहीं हुई? गड़गड़ाहट। दो जोरदार धमाकों के साथ दोनों टाइगर हेड, जो चौंक गए थे, तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। उनके पूरे शरीर जोर से जमीन पर धंस गए। पाह, इतनी ताकत के साथ तुम बिना सोचे समझे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे करते हो? वांग हाओ ने थूका। तुम। दोनों टाइगर हेड गुस्से से आधे मरे हुए थे। उसने न सिर्फ उन पर छिपकर हमला किया, बल्कि उन्हें इस तरह बेइज्जत भी किया। वे ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? भाई ऑक्स डेमन किंग, तुमने इस बार बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। नियुकी इतना परेशान था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। टाइगर रेस को गुस्सा दिलाकर उनकी ऑक्सहेड रेस सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके बच नहीं सकती थी। इसके लिए ज़रूरत होगी अपने ही देश के लोगों की जान ले रहे हैं। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि टाइगर रेस के वे लोग गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वांग हाओ ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। नियुकी हैरान रह गया, अपनी मासूम बैल जैसी आंखें झपकाते हुए वांग हाओ को घूर रहा था। सच में कोई दिक्कत नहीं। वांग हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी, मैं ऑक्स डेमन किंग जो कहता हूं वह कभी गलत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि यह ठीक है तो ये ठीक है। नियुकी ने सांस छोड़ी, यह अच्छा है, यह अच्छा है। हुश हुश। ये सुनकर पूरे इलाके के ऑक्सहेड आदमी भड़क गए, फिर झुंड में आगे बढ़े और दोनों टाइगर हेड्स को पीटना शुरू कर दिया। वांग हाओ की पलकें झपकीं। क्या ये सच में ठीक था? उसने बस यूं ही कह दिया, लेकिन ये बेवकूफ़ बैल असल में ऐसी बातों पर यकीन कर रहे थे जो सिर्फ भूतों को धोखा देंगी। बीस्ट किंग स्टार पर कई हाफ बीस्टमैन रेस हैं। आमतौर पर ये हाफ बीस्टमैन रेस अपने ही इलाकों में रहती थीं। जैसे टाइगर ट्राइब का टाइगर माइट सिटी, लायन ट्राइब का लायन हॉट सिटी, मिनोटॉर ट्राइब का बारबेरियन बुल सिटी, फॉक्स ट्राइब का हेवनली फॉक्स सिटी। हालांकि बीस्ट किंग स्टार का सबसे बड़ा शहर बीस्ट किंग सिटी किसी एक का नहीं है। रेस। यह एक ऐसा शहर है जहां सभी रेस के लोग रह सकते हैं और वे यहां आज़ादी से खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। आसान शब्दों में, यह एक ट्रेडिंग मार्केट है। जब वांग हाओ का कारवां मार्केट में घुसा तो सच में उसकी आंखें खुल गईं। उसने दोनों तरफ अलग अलग स्टॉल देखे और कुछ स्टॉल पर तो सच में इंसान बेचे जा रहे थे। आओ और देखो सब लोग, यह आदमी बड़ा और मजबूत है। अगर तुम इसे खरीद लोगे तो ये दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी काम कर सकता है। आओ और देखो सब लोग, ये औरत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। उसने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। वाह, ये तो हाई एंड टैलेंट है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस सच में बहुत ज़्यादा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नियुगी ने ईमानदारी से हंसते हुए कहा, छोटे भाई डेमन किंग, क्या तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई इंसान खरीदना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक खरीदूंगा। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। ये भाई सच में वफादार था। ये जानते हुए कि उसे इंसानों के बीच शिकायतें मिली थीं, उसने असल में अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके लिए एक इंसान खरीदने के बारे में सोचा। वह सच में सीधा साधा था। ये इंसान कैसे पकड़े गए? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। नियुगी थोड़ा चौंका, तुम्हें इंसानों ने पकड़ लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान क्या करना चाहते हैं? वांग हाओ ने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, जब मुझे पकड़ा गया था तब मैं बहुत छोटा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक मिनोटॉर था और मुझे कुछ और याद नहीं है। हाय, कितना बुरा। नियुगी ने आह भरी और समझाया, ये इंसान एडवेंचरर हैं। वे एलियन स्टार सिस्टम में हमें पकड़ने के लिए आते हैं ताकि हमारी एलियन रेस की जन्मजात काबिलियत की स्टडी कर सकें। वांग हाओ ने सिर हिलाया। अगर एलियन रेस में कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए इंसानों को आगे बढ़ना चाहिए तो वह सिर्फ ये जन्मजात काबिलियत ही हो सकती थी। इससे ये भी पता चला कि इंसानों ने न सिर्फ इसलिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि एलियन स्टार सिस्टम में रिसोर्स की कमी थी, बल्कि उन्होंने भविष्य की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेसिमेन देने के लिए इन एलियन रेस को पालतू बनाने का भी प्लान बनाया। जहां तक इन पकड़े गए इंसानों की बात है तो बस यही कहा जा सकता है कि लोग पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी खाने के लिए। अगर तुम में नियम बनाने की काबिलियत नहीं है तो पावर में बैठे लोगों के खिलौने और बलि बन जाओ। और ठीक है, छोटे भाई डेमन किंग, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास टाइगर ट्राइब को हमें परेशान न करने का एक तरीका है। ये तरीका असल में क्या है? नियुगी ने हैरानी से पूछा। इसमें कोई जल्दी नहीं है। जब टाइगर ट्राइब दस्तक देगी तो हम इस बारे में बात करेंगे। चलो पहले कुछ पैसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका निकालते हैं। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, ये सोचते हुए कि कम समय में पैसे या स्पेसशिप कैसे मिलेगी। वह पूरी जिंदगी इन हाफ बीस्टमैन के बीच नहीं रहना चाहता था। वह इंटरस्टेलर फेडरेशन में वापस जाना चाहता था और अपनी बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था। इस समय मिंग की सामने वाली आरवी से बाहर निकली और उस ट्रक की तरफ चली गई जिसमें वांग हाओ था। वह गुस्से में दिख रही थी। ये पता चलने के बाद कि वांग हाओ असली मिनोटॉर नहीं है,
उसने सीधे दरवाज़ा बंद कर दिया, वान हाओ को कार में नहीं बैठने दिया, उसे नियुगी के साथ एक ट्रक में बैठा दिया और बाहर की हवा झेलने को कहा। हालांकि उसका वान हाओ को एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अगर वह कुछ कहती भी तो ये बेवकूफ़ मिनोटॉर उस पर यकीन नहीं करते। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहती थी कि इस इंसान ने हाफ बीस्टमैन की जन्मजात काबिलियत कैसे हासिल की और वह बीस्ट किंग स्टार पर क्या कर रहा था। मेन की नियुगी के पास आए और धीरे से कहा, तुम्हारा पेमेंट तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफ़र हो गया है। नियुगी ने खुशी से सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उसे पैसे मिल गए हैं। जाते समय मेंकी ने वान हाओ को घूरा, फिर गुस्से में आरवी में बैठी और बीस्ट किंग सिटी के सेंटर की तरफ गाड़ी चला दी। छोटे भाई डेमन किंग, ये फॉक्स ट्राइब की लड़की तुम्हें इतने अजीब एक्सप्रेशन से क्यों देख रही है? नियुगी ने वान हाओ को हैरानी से देखा। वान हाओ ने मुंह बनाया, उसने देखा कि मैं हैंडसम था और वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहती थी। अगर मैंने पूरी ताकत से विरोध न किया होता तो शायद मेरी वर्जिनिटी नहीं बचती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अजीब है कि वह मुझे ऐसे देखती है? नियुगी वहीं जम गया, अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और बुदबुदाया, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि फॉक्स ट्राइब की औरतें चार्मिंग होती हैं लेकिन जादू करने वाली नहीं, और शादी से पहले वे सभी वजिन होती हैं? क्या अफवाहें गलत हो सकती हैं? ये सुनकर वान हाओ हैरान रह गया और उसे इतना पछतावा हुआ कि वह अपनी छाती पीटना चाहता था। उसने असल में एक वजिन फॉक्स स्पिरिट को जाने दिया था। वह सच में बिजली गिरने के लायक था। गड़गड़ाहट। तभी साफ आसमान में अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ आई। वान हाओ चौंक गया और ऊपर देखते हुए बोला, यह इतना बुरा तो नहीं हो सकता है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगली बार उसका ध्यान रख लूँगा। क्या ये काम नहीं करेगा? छोटे भाई डेमन किंग, तुम किससे बात कर रहे हो? नियुगी ने आसमान की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पहले इस बारे में बात नहीं करते। मुझे बताओ, यह मेन की बीस्ट किंग सिटी में क्या कर रही है? वान हाओ ने पूछा। बिजनेस कर रहा है। नियुगी को जलन हुई। फॉक्स ट्राइब हाफ बीस्टमैन है जो बिजनेस करने में सबसे अच्छे हैं। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, जिसमें कपड़े, खाना, घर और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। अगर हमारी मिनोटॉर ट्राइब को फॉक्स ट्राइब का कोई एक बिजनेस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वान हाओ ने आंखें घुमाईं। अगर फॉक्स ट्राइब के सारे बिजनेस मिनोटॉर्स को दे भी दिए जाएं तो भी उनके दिमाग से वे 1 महीने के अंदर हर चीज़ से ज़रूर बाहर हो जाएंगे। लेकिन फॉक्स ट्राइब की ज़िंदगी भी आसान नहीं है। नियुगी ने आह भरी, क्योंकि फॉक्स ट्राइब मजबूत नहीं है। वे जो पैसा कमाते हैं उसे रख नहीं पाते, इसलिए वे अपनी कमाई का 90% लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब को उनकी सुरक्षा के लिए ही दे सकते हैं। वान हाओ ने सिर हिलाया, उसके मन में एक सवाल बन रहा था। बीस्ट किंग सिटी के रास्ते में उसने अपनी सोने की हड्डियां बनाने के लिए 2 टाइगर लोगों के खून का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने पाया कि इसका असर सही नहीं था और इसकी भरपाई क्वांटिटी से करनी होगी। लेकिन यह उम्मीद करना साफ तौर पर नामुमकिन था कि लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब अपनी मर्जी से अपना खून देंगे। चूंकि ऐसा था, इसलिए एकमात्र ऑप्शन दोनों ट्राइब्स के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू करना और उससे फ़ायदा उठाना था। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा पाने के लिए वह अपने हाथों में पावर के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचकर वान हाओ ने नियुगी की ओर देखा। हालांकि इस मिनोटॉर के पास दिमाग नहीं था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत कमज़ोर नहीं थी। वह सच में एक बहुत अच्छा सबऑर्डिनेट था। लेकिन मिनोटॉर ट्राइब को काबू में करना और उन्हें अपने लिए लड़ने पर मजबूर करना कोई आसान काम नहीं लग रहा था। नियुगी, अगर मैं मिनोटॉर का राजा बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? वान हाओ ने पूछा। क्या? नियुगी ने कहा, फिर कन्फर्म किया, क्या तुम सच में मिनोटॉर का राजा बनना चाहते हो? वान हाओ ने सिर हिलाया, मेरा नाम बुल डेमन किंग है, बेशक मैं मिनोटॉर का राजा बनना चाहता हूँ। ओह हाँ, नियुगी ने खुशी से वान हाओ को उठाया और हवा में उछाल दिया, मैं अब मिनोटॉर किंग के नाम पर तुम्हें गद्दी सौंप दूंगा। वान हाओ हैरान रह गया। यह आदमी असल में मिनोटॉर का राजा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। भले ही एलियन स्टार सिस्टम एक मार्शल एम्परर के एनर्जी अटैक का सामना न कर पाए, लेकिन उन्हें एक ऐसा मिनोटॉर तो नहीं मिलेगा जो मार्शल एंसेस्टर के सिर्फ 8वें लेवल पर हो और राजा बन सके, है ना? और यह आदमी इतनी आसानी से गद्दी क्यों सौंप देगा? क्या इसके पीछे कोई अनजान राज हो सकता है? ये देखकर दूसरे मिनोटॉर भी उसे बधाई देने के लिए आगे आए, लेकिन वे वान हाओ को मिनोटॉर का राजा बनने पर बधाई नहीं दे रहे थे, बल्कि नियुगी को सफलतापूर्वक उत्तराधिकारी ढूंढने और मिनोटॉर राजा के पद से हटने पर बधाई दे रहे थे। बीस्ट किंग सिटी, एक बड़े होटल के सामने। नियुगी ने एक सीधी सादी और सच्ची मुस्कान के साथ एक एक करके मिनोटॉर का स्वागत किया और ये मिनोटॉर भी उसे बधाई देने के लिए आगे आए। नियुगी, बधाई हो। इस बार राजा कौन बना? ये बुल डेमन किंग नाम का एक बच्चा है। बुल डेमन किंग, यह अच्छा नाम है, आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि उसका राजा बनना तय है। सही है ना? मैंने सुना है कि इस बुल डेमन किंग को इंसानों ने जवानी में पकड़ लिया था और आखिर में वह कमाल की विल पावर के साथ वापस भागा।
इससे भी ज्यादा, मैंने सुना है कि इस बुल डेमन किंग को इंसानों ने सर्जरी से बदल दिया था और वह इंसानों के बीच एक सुंदर लड़का बन गया था। ये सच में बहुत दुख की बात है। क्या उसका चेहरा खराब नहीं हो गया था? सही है ना? देखो, वह अभी अपने दुखों को दूर करने के लिए अकेले शराब पी रहा है। इसे मुश्किलों में संयम बरतना कहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी मिनोटॉर रेस ने आखिरकार एक पैदाइशी राजा का स्वागत किया है। हाँ हाँ हाँ, एक पैदाइशी राजा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय वान हाओ होटल में उदास बैठे थे। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि मिनोटॉर सिंहासन इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसे और भी हैरानी इस बात की हुई कि असली बुल किंग बनने के बाद नियुकी ने असल में एक बड़ी दावत रखी, जिसमें मिनोटॉर के बड़े बुजुर्गों को, जो मार्शल किंग लेवल के मिनोटॉर थे, उसे बधाई देने के लिए बुलाया। लेकिन ये दावत उसके राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर नियुकी ने मिनोटॉर किंग के तौर पर उसके त्याग का जश्न मनाने के लिए तैयार की थी। इस लेवल की उदासी कौन समझ सकता है? साथ ही वान हाओ ये भी समझ गया कि हर मिनोटॉर यह राजा क्यों नहीं बनना चाहता था। नियुकी के मुताबिक मिनोटॉर किंग सैवेज बुल सिटी का सबसे बड़ा लीडर होता है। उसे मजबूत खेती की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसे 10 लाख से ज़्यादा बैलों के खाने, पीने और सोने का इंतज़ाम करना होता है। और मिनोटॉर बिना ज़्यादा दिमाग के पैदा होते हैं, जिससे न सिर्फ वे पैसे नहीं कमा पाते, बल्कि दूसरे डेमी ह्यूमन भी उनका शोषण करते हैं। यहाँ तक कि मिनोटॉर राजा नियुकी को भी पैसे कमाने के लिए खुद आकर बॉडीगार्ड का काम करना पड़ा। ये साफ है कि मिनोटॉर जाति सच में बहुत दुखी है। हालांकि वान हाओ को लगा कि खाने की सप्लाई की दिक्कत इसका सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है। ये जानना ज़रूरी है कि भले ही मिनोटॉर की आबादी ज़्यादा हो, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा बड़े हैं। और मिनोटॉर के मेहनती स्वभाव को देखते हुए, भले ही वे ज़्यादा पैसे न कमाते हों, गुजारा करना कोई दिक्कत नहीं है। मिनोटॉर के राजा न बनने की एकमात्र वजह यह होनी चाहिए कि वे सभी जानते हैं कि उनमें दिमाग नहीं है और उन्हें दूसरे डेमी ह्यूमन द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता है, जिससे पूरे कबीले को तकलीफ होती है। भले ही कबीले के लोग आखिर में उन्हें दोष न दें, ये खुद को बुरा भला कहना सीधे साधे मिनोटॉर को इतना परेशान करने के लिए काफ़ी है कि वे चाहते हैं कि वे मर जाएं। यही वजह है कि सभी मिनोटॉर राजा बनने से डरते हैं। और नियुकी के अनुसार राजा का पद उन्हें पिछले मिनोटॉर राजा ने तोहफे में दिया था, जब वह जवान और अनजान थे। अफसोस, दुनिया में असल में कितनी अजीब जाति है। यूनिवर्स सच में बहुत बड़ा और अजूबों से भरा है। वान हाओ ने आह भरी। उसने शुरू में सोचा था कि वह मिनोटॉर्स को लीड करके कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय वह लाखों मिनोटॉर्स का नैनी बन गया। कितना बड़ा जाल है। बधाई हो बुल डेमन किंग, हमारे मिनोटॉर्स का किंग बनने के लिए। एक मार्शल किंग मिनोटॉर ने वान हाओ को टोस्ट करने के लिए अपना गिलास उठाया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी मिनोटॉर्स खड़े हो गए और वान हाओ को टोस्ट किया। वान हाओ ने अपना गिलास उठाया और सीरियसली पूछा, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किंग बनने के बाद क्या मैं जो कहना चाहता हूँ कह सकता हूँ और क्या वह फाइनल होगा? हाँ, वहाँ मौजूद मिनोटॉर्स ने बिना झिझक के वान हाओ को एक पक्का जवाब दिया। वान हाओ ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया, फिर पूछा, तो अगर मैं सबसे टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब पर हमला करने के लिए कहूँ तो क्या तुम्हारी हिम्मत होगी? हिम्मत करो। वहाँ मौजूद मिनोटॉर फिर भी नहीं हिचकिचाए और वान हाओ को जवाब दे दिया। वान हाओ थोड़ा हैरान हुआ। ये मिनोटॉर सच में इतनी आसानी से मान गए? नियुकी ने सीरियस होकर कहा, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, आपकी बातें ही राजा का हुक्म हैं। हर मिनोटॉर मानेगा, भले ही आगे तलवारों का पहाड़ और आग का समंदर हो, हम बहादुरी से आगे बढ़ेंगे। हमें यकीन है कि हमारे राजा के पास ज़रूर अपने प्लान होंगे। वान हाओ ने आंखें घुमाईं। ये शब्द काफ़ी इंस्पायरिंग और दिल को छूने वाले थे, लेकिन ध्यान से सोचने पर ये लोग सोच रहे होंगे, अगर हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, क्योंकि सबने ऐसा कहा है, मैं गारंटी देता हूं कि सबको खुशहाली की ओर ले जाऊंगा और सबको खुश करूंगा, छोटे छोटे बैलों को घुमाऊंगा। वान हाओ ने अपने गिलास में रखी वाइन एक ही घूंट में खत्म कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी मिनोटॉर ने भी जी भरकर वाइन पी और फिर किसी ने वान हाओ पर ध्यान नहीं दिया और खाने में अपना सिर घुसा लिया। नियुकी ने वान हाओ को खींचा और हैरानी से पूछा, अमीर और खुशहाल होने के बाद हमें छोटे छोटे बैलों को क्यों घुमाना पड़ता है? वान हाओ ने नियुकी की तरफ देखा, दफा हो जाओ। इसका क्या मतलब है? नियुकी ने अपना सिर पीछे खुजलाया। इसका मतलब है, मुझसे दूरी बना लो। वान हाओ ने आंखें घुमाईं। उसे लगा कि अगर वह इन बेवकूफ़ बैलों के साथ और रहा तो वह, ये बड़ा विलेन, छोटी छोटी बातों की चिंता करते करते पक्का समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। तो जब उसकी सुनहरी हड्डियां बन जाएंगी तो उसे इन बेवकूफ़ बैलों से दूर रहना होगा। ओह, नियुकी ने सिर हिलाया, फिर एक प्लेट उठाई, एक तरफ गया, जमीन पर उकड़ू बैठ गया और खाने लगा। वान हाओ की पलकें फड़कने लगीं। उसे सच में अपनी अंदर की फीलिंग्स बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। डॉट 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 डॉट।
बीस्ट किंग स्टार, एक जंगल में कियू लेई और बाकी लोग ब्लैक ड्रैगन के मलबे के चारों ओर बैठे थे और लिंग लिंग इमरजेंसी रिपेयर कर रहा था, लेकिन डैमेज का एरिया बड़ा होने की वजह से उसे रिपेयर करना नामुमकिन था, इसलिए वे सिर्फ कुछ काम के पार्ट्स ही निकाल पाए। हुश हुश, हवा टूटने की आवाज़ आई और वहां मौजूद सभी लोग तुरंत अलर्ट हो गए। जब उन्होंने देखा कि जो आदमी आया है वह बाई बियान है, तो आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। बाई बियान, कैसा है? क्या तुम्हें वांग हाओ मिल गया? कियू लेई ने बार बार पूछा। बाई बियान ने सिर हिलाया, फिर गुस्से से मुस्कुराई, मुझे वांग हाओ मिल गया, लेकिन वह अभी बीस्ट किंग सिटी में है। बीस्ट किंग सिटी? सबके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। कियू लेई ने गंभीर चेहरे से कहा, क्या उसे पकड़ लिया गया था? लगता है हमें उसे बचाने का प्लान बनाना होगा। बाई बियान ने अपना सिर हिलाया और गुस्से से मुस्कुराती रही, वांग हाओ को बीस्ट किंग सिटी में नहीं पकड़ा गया था, वह खुद ही अकड़कर अंदर आया था और वह तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे काम कर रहा है। अकड़कर अंदर आया? लिंग जियाओ वहीं हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डेमी ह्यूमन किसी इंसान को बीस्ट किंग सिटी में इतने खुलेआम कैसे घुसने देंगे। हमारी सोच से परे काम कर रहे हैं। जिया वेईवेई ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, यह अच्छाई कितनी अच्छी होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग हाओ डेमी ह्यूमन बन गया हो? ले जुवान ने एक पल सोचा। ऐसा लग रहा था कि वांग हाओ की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सच में बहुत पावरफुल थी और उसके लिए डेमी ह्यूमन बनना नामुमकिन नहीं था। बाई बियान ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। वह डेमी ह्यूमन बन गया था, लेकिन उसके सिर्फ एक जोड़ी छोटे बैल जैसे सींग निकले थे और कुछ नहीं। उसने मिनोटॉर होने का दावा किया था, लेकिन उन मिनोटॉरों को असल में उस पर शक नहीं हुआ और उसने उसे राजा भी बनने दिया। यानी अभी के वांग हाओ के पास 10 लाख मिनोटॉर हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, उनके दिमाग खाली हो गए। क्या आपको यकीन है कि यह मजाक नहीं है? वे बीस्ट किंग स्टार पर 12 घंटे भी नहीं रहे थे, लेकिन वांग हाओ न सिर्फ डेमी ह्यूमन के अंदर घुस गया था और बीस्ट किंग स्टार में खुलेआम घूम सकता था, बल्कि वह एक रेस का राजा भी बन गया था। परियों की कहानियां भी इस तरह नहीं लिखी जाती। लेकिन वांग हाओ के बारे में उनकी समझ के आधार पर, जिसके हाथों में 10 लाख मिनोटॉर हैं, यह अंदाज़ा लगाया गया कि बीस्ट किंग स्टार में अफरा तफरी मचने से ज़्यादा दूर नहीं है। बीस्ट किंग सिटी में एक नई दुकान खुली। जो बात वहां से गुजर रहे बीस्टमैन को बहुत ज़्यादा उत्सुक कर रही थी, वह ये थी कि दुकान का नाम असल में सुप्रीम डक शॉप था। और एड के स्लोगन भी बहुत अजीब थे, जिससे कई बीस्टमैन रुककर देखने लगे। एक खरीद, एक खुशहाल आने वाली पीढ़ी। यूनिट प्राइस 10 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन। कई खरीद, एक क्लैन बनाएं। ग्रुप खरीद 100 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन। सुप्रीम डक शॉप आपके वंशजों के शानदार टैलेंट की गारंटी देने का वादा करता है, ये पक्का करते हुए कि वे स्टार्टिंग लाइन पर जीतें। यह देखकर सभी बीस्टमैन जोश में चर्चा करने लगे। इसका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता डक शॉप क्या होती है? यह एक ऐसी जगह है जहां नर बत्तख काम करते हैं, लेकिन ये बत्तख बहुत महंगी है। एक बार में इसकी कीमत 10 बीस्ट किंग गोल्ड कॉइन होती है। तुम नहीं समझोगे। मैंने सुना है कि इस सुप्रीम डक शॉप के अंदर 2 टाइगर मैन हैं। हिस भाई, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? एक टाइगर मैन खुद को बेचने कैसे आ सकता है? बिल्कुल, टाइगर क्लैन और लान क्लैन बहुत घमंडी हैं और दूसरी नस्लों को नीची नज़र से देखते हैं। वे मेहनत मजदूरी करने कैसे आ सकते हैं? कौन जाने, आजकल जंगल बड़ा हो गया है, हर तरह के पक्षी हैं। शायद वे बहुत अकेले हैं। लेकिन टाइगर क्लैन तो रॉयल्टी है, वे अपने स्टेटस को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, है ना? मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इस सुप्रीम डक एग ने झूठ नहीं बोला। ये सच में आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के बारे में है। हालांकि कीमत ज़्यादा है, लेकिन टाइगर मेन के जीन बहुत मजबूत हैं। भले ही यह क्रॉस ब्रीडिंग हो, यह ओरिजिनल रेस से ज़्यादा मजबूत है। ये रेस के बढ़ने के लिए फ़ायदेमंद एक बड़ी बात है। हालांकि कीमत ज़्यादा है, लेकिन यह ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर सोचा न जा सके। तो हमें तुरंत वापस जाना चाहिए और अपने कबीले की विधवाओं को बुलाकर इसे आजमाना चाहिए। हाँ, सही है, यहाँ सिर्फ 2 टाइगर मेन हैं। अगर हमें देर हो गई तो हमें कितनी देर लाइन में लगना पड़ेगा? और हाँ, अगर टाइगर कबीले को पता चल गया तो मौका हाथ से निकल सकता है। बहुत बातें हो गईं, मैं पहले जा रहा हूँ। सुप्रीम डक शॉप के अंदर नियू की यह सीन देखकर हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वांग हाओ उन 2 टाइगर मैन को रखकर क्या करने वाला था। वे ब्रीडिंग के लिए थे। कैसा रहेगा? क्या इस तरह से पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है और तुम्हें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है? वांग हाओ ने नियूकी के कंधे पर थपथपाया, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। नियूकी ने खालीपन से सिर हिलाया, राजा, इस तरह से पैसा कमाना सच में बहुत आसान है, लेकिन क्या होगा अगर टाइगर क्लैन मुसीबत ढूंढने आ जाए?
चिंता मत करो, वांग हाओ ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, जब तक तुम्हारा पूरा बुलहेड क्लैन मेरा साथ देगा, मैं गारंटी देता हूं कि टाइगर क्लैन पादने की भी हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर नियुकी ने सिर हिलाया और सवाल पूछना बंद कर दिया। बुलहेड क्लैन के बारे में उन्हें जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी वह थी अपने हाथों का इस्तेमाल करना, और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद थी वह थी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। और अगर वे अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी चाहें तो भी वे उसे काम पर नहीं लगा सकते थे। क्योंकि ऐसा था इसलिए वे इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। वांग हाओ ने नियुकी की तरफ देखा, वह सच में इन गुंडों के बारे में शिकायत करने में लाचार था। कोई हैरानी नहीं कि कोई भी उन्हें धोखा दे सकता था, वे बस बोरियत, बेवकूफ़ी और मूर्खता का जमावड़ा थे। राजा, एक गुंड जल्दी से दौड़ा, वे दो टाइगर मैन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे हमारे गुंडों के कबीले से जंग करना चाहते हैं। कोऑपरेट नहीं कर रहे। वांग हाओ ने कंधे उचकाए, इन्हांस्ड पैशनेट रेडियंस की एक बोतल निकाली, उनके मुंह खोलो, इसे डालो, और अगर वह सुअर आदमी भी है तो भी वे ऊपर जाकर कष्ट लेंगे। गुंड आदमी ने पैशनेट रेडियंस ली, फिर खुशी खुशी भाग गया, बिना ये पूछे भी कि यह क्या है। ये सीन देखकर वांग हाओ ने अपनी कनपटी रगड़ी, उसे लगा कि सिली काउ बेवकूफ़ बैल के इस ग्रुप के साथ रहना एक खतरनाक विलेन होने के नाते उसकी इज्जत के बिल्कुल खिलाफ है। उसे कोई कामयाबी का एहसास नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में सुप्रीम डक शॉप के बाहर का एरिया कई जानवरों से घिर गया। वांग हाओ ने बाहर देखा और तुरंत चौंक गया। वहां न सिर्फ सुअर के सिर वाले पिग मेन थे, बल्कि कुत्ते के सिर वाले डॉग मेन और ऑक्टोपस के सिर वाले ऑक्टोपस मेन भी थे। हे भगवान, इससे पैदा होने वाले बच्चे कितने अजीब होंगे। वांग हाओ की आंख फड़की, फिर उसने ऑर्डर दिया और नियुकी को बाहर ले गया। उसे डर था कि अगर वह और रुका तो कल रात का खाना उगल सकता है। राजा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? नियुक्वी ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ ने एक पल सोचा, हम मिंगक्वी को ढूंढने जा रहे हैं, वह लोमड़ी। ओह, नियुक्वी ने सिर हिलाया, फिर ईमानदारी से एक टूटा फूटा ट्रक चलाकर वांग हाओ को ले गया। थोड़ी देर में वांग हाओ और नियुक्वी एक शानदार हवेली के सामने पहुंचे। गेट में घुसने से पहले उन्होंने मिंगक्वी को देखा, जो अपनी आरवी में बैठकर बाहर जाने वाली थी। वांग हाओ को देखकर मिंगक्वी ने सावधानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वांग हाओ ने एक भान उठाए। मिंगक्वी का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। अनायास ही आरवी में वांग हाओ की पूंछ पर छूने और बाहों में खींचे जाने का सीन दिमाग में आ गया। ये सोचकर मिंगक्वी को अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और वह बहुत शर्मा गई। कजिन, वे कौन हैं? ये कोई इंसानी गुलाम तो नहीं है जिन्हें तुमने खरीदा है ना? एक हैंडसम और एलिगेंट आदमी स्टाइलिश सूट पहने हुए आया, लेकिन उसकी एक रोएंदार पूंछ भी पीछे लटक रही थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वह एक नर लोमड़ी आदमी है। नियुकी ने नर लोमड़ी आदमी को गुस्से से घूरा, ये हमारे बुलहेड कबीले का राजा है, जिसका नाम बुल डेमन किंग है। क्या तुमने उसके सिर पर बड़े बैल के सींग नहीं देखे? हमारे राजा की बेइज्जती करने के लिए उन नीच नर गुलामों का इस्तेमाल मत करो। बुलहेड कबीला और एक राजा। नर लोमड़ी आदमी वांग हाओ के सिर पर छोटे बैल के सींगों को खाली आंखों से देखता रहा। ये सच में बुलहेड कबीले के सींग थे, लेकिन उसके सिर पर सींगों के अलावा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक बुलहेड आदमी जैसा हो। अगर कोई कहता कि वह इंसान है तो लोग यकीन कर लेते, लेकिन अगर कोई कहता कि वह एक बुलहेड आदमी है तो कौन यकीन करेगा? तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई सुंदर सांड नहीं देखा? वांग हाओ ने नर लोमड़ी आदमी को नफरत भरी नज़र से देखा। सिर्फ इसलिए मेरी पहचान पर शक मत करो क्योंकि मैं इंसानों जैसा दिखता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इंसानों जैसा इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए इंसानों के पास गया था। प्लास्टिक सर्जरी के लिए इंसानों के पास गया था। नर लोमड़ी आदमी हैरान रह गया। क्या उसे यकीन था कि यह कोई चाल नहीं थी? मिंगक्वी नर लोमड़ी आदमी के पास आया और धीमी आवाज़ में समझाया, इस बुल डेमन किंग के अपने हिसाब से जब वह छोटा था तो इंसानों ने उसे पकड़ लिया था, टॉर्चर किया था और प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। लेकिन वह सच में बुलहेड क्लैन की बेरसर्क एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी चीज़ है? नर लोमड़ी आदमी ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। सच कहूँ तो उसे ऐसे बेतुके झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह बुल डेमन किंग बस एक इंसान है। जहाँ तक बेरसर्क होने की बात है तो शायद इसलिए क्योंकि इंसानों को पहले ही पता चल गया था कि बीस्टमैन की जन्मजात एबिलिटी कैसे काम करती है। ये सोचकर नर लोमड़ी आदमी ने मिंगक्वी की तरफ देखा तो देखा कि मिंगक्वी धीरे से अपना सिर हिला रही है, यह इशारा करते हुए कि दुश्मन को अलर्ट न करे। नर लोमड़ी आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर बात बदल दी। कजिन, तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम शहर छोड़ने का प्लान बना रहे हो? मिंगक्वी ने सिर हिलाया, मैं शहर छोड़ने का प्लान नहीं बना रही थी और मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया। वे खुद ही यहाँ आ गए।
जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, मेल फॉक्समैन और मेनकी की नज़रें वांग हाओ पर पड़ीं, जैसे पूछ रहे हों, जब हमने तुम्हें फ़ोन नहीं किया तो तुम यहाँ क्यों हो। वांग हाओ ने आह भरी, मिनोटॉर बॉडीगार्ड का बिजनेस अब मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं यहाँ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने का प्लान बना रहा हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ और चीज़ें डेवलप करने के लिए वापस जाऊँ। चीज़ें डेवलप करें। मेनकी वहीं जम गई। ये बुल डेमन किंग असल में मिनोटॉर ट्राइब के अंदर चीज़ें डेवलप करना चाहता था। क्या चीज़ों को खोलने का ये सही तरीका नहीं था? ये जानना ज़रूरी है कि मिनोटॉर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। अगर वे डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी संख्या में मैनेजमेंट और टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। उनके बिना डेवलपमेंट नामुमकिन है। लेकिन मिनोटॉर के सुस्त दिमाग के साथ वे लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। साफ है कि वे मैनेजमेंट या टेक्निकल लोग नहीं बन सकते। जब वांग हाओ अकेले उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वे बॉडीगार्ड बनकर कुछ मेहनत की कमाई कमा सकते हैं, बस इतना कि मिनोटॉर ट्राइब का पेट मुश्किल से भर सके। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? मेनकी ने हैरानी से पूछा। वांग हाओ मुस्कुराया, मैं मिस मेनकी की नैनी बनने के लिए अप्लाई करने आया हूँ। नैनी? मेनकी और फॉक्स वाले आदमी ने हैरानी से वांग हाओ को देखा। यह आदमी आखिर किस बारे में बात कर रहा था? एक आदमी नैनी बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? और फॉक्स ट्राइब की जवान लड़की के लिए नैनी, एक मेल नैनी? नियुकी ने कन्फ्यूजन में पूछा, वांग, क्या हम मिनोटॉर सब बॉडीगार्ड नहीं हैं? हम नैनी कब बने? वांग हाओ ने मुंह बनाया, बॉडीगार्ड बनना बहुत खतरनाक है। ये नैनी होने जितना अच्छा कैसे हो सकता है? नियुकी ने हैरान होकर अपना सिर पीछे खुजलाया। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि नैनी होने में क्या अच्छा है। तुम बेकार में आए थे, बस मुझे ये बताने के लिए। मेनकी ने गुस्से से वांग हाओ को घूरा, मुझे नैनी बनने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जल्दी चले जाओ। ये सच में शर्म की बात है। तुम्हारे फॉक्स ट्राइब ने टाइगर ट्राइब और लायन ट्राइब से छुटकारा पाने और ऊपर उठने का मौका छोड़ दिया है। वांग हाओ ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। लोमड़ी वाले आदमी ने त्योरियां चढ़ाईं, वांग हाओ को रोकने के लिए आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया, ये भाई बुल डेमन किंग, मेरा नाम शी फैंग है और मैं मेनकी का कजिन हूँ। क्या आप प्लीज़ और साफ बता सकते हैं? वांग हाओ ने लोमड़ी वाले आदमी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुमने कहा था अगर हमारा मिनोटॉर कबीला और तुम्हारा फॉक्स कबीला मिल जाएं तो क्या हम टाइगर कबीला और लान कबीला के साथ दुनिया को बांट सकते हैं? ये सुनकर शी फैंग ने निराशा में सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि उनके फॉक्स कबीला ने इस सवाल पर बहुत पहले सोचा था। हालांकि मिनोटॉर के पास ताकत है लेकिन दिमाग नहीं है और उनके फॉक्स कबीला के पास दिमाग है लेकिन ताकत नहीं है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। लान कबीला और टाइगर कबीला के साथ दुनिया को बांटने और आपसी चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए मजबूत साथियों के तौर पर मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन टाइगर कबीला और लान कबीला बेवकूफ़ नहीं हैं। क्या वे बस अपनी नाक के नीचे एक ताकत को बढ़ते हुए देखेंगे? इसके अलावा फॉक्स ट्राइब को हर साल अपने फाइनेंस का 90% लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब को देना पड़ता है और मिनोटॉर्स का इस्तेमाल वे एक्सटॉर्शन और लेबर के तौर पर कर सकते हैं। वे इस केक के टुकड़े को गायब होते कैसे देख सकते थे? तो एक बार जब फॉक्स ट्राइब और मिनोटॉर्स एक साथ आ जाते हैं तो लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब भी ज़रूर एक साथ आ जाएंगे और फिर बिजली की तेज़ी से उनके अलायंस को कुचल देंगे और सब कुछ वैसा ही कर देंगे जैसा पहले था। मुझे पता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर मुझमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं पहले लान ट्राइब और टाइगर ट्राइब को एक दूसरे से लड़वा सकूं? वांग हाओ कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। शी फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल तुरंत चौकन्ना हो गया। इस शांत और कॉन्फिडेंट लुक को देखते हुए यह इंसान बिल्कुल भी मिनोटॉर नहीं हो सकता, वह ज़रूर कोई इंसान होगा। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इंसान डेमी ह्यूमन इलाके में क्या कर रहे थे। क्या वे सिर्फ दो बड़े रॉयल ट्राइब्स के बीच लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा तरीका क्या है? मेनकी खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। वांग हाओ ने एक भान उठाई, तुम्हें बताना बेकार है लेकिन दो शाही कबीलों को लड़ाई के लिए उकसाने के लिए तुम्हें पहले मुझे अपना मेल नैनी बनने देना होगा। मेल नैनी? शी फैंग और मेनकी दोनों कंफ्यूज थे। एक मेल नैनी का दो बड़े शाही कबीलों के लड़ाई में जाने से क्या लेना देना? भाई बुल डेमन किंग, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मैंने फीमेल नैनी देखी है लेकिन एक मेल नैनी क्या करता है? शी फैंग ने क्यूरियस होकर पूछा। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, एक पल सोचा और कहा, मेल नैनी एक बिल्कुल नया प्रोफेशन है। आप इसे खास तौर पर फीमेल एम्प्लॉयर के साथ हुकअप करने वाला प्रोफेशन समझ सकते हैं। खांसी खांसी। शी फैंग का गला इस अचानक जॉब डिस्क्रिप्शन से भर गया और वह लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। मेनकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने छेड़खानी करते हुए कहा, तुमसे कौन हुकअप होना चाहता है? तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। वांग हाओ ने सीरियसली कहा, बेशक एक मेल नैनी को फीमेल एम्प्लॉयर के साथ हुकअप करना ही पड़ता है,
वरना मुझे पैसे कौन देगा? बिना सैलरी के मैं वापस जाकर मिनोटॉर ट्राइब को कैसे डेवलप कर सकती हूँ? नियुकी ने समझ में सिर हिलाया। अगर उनके राजा ने सच में फॉक्स ट्राइब की लड़की से रिश्ता बना लिया तो उनके मिनोटॉर ट्राइब को फिर कभी भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नैनी बनना सच में बॉडीगार्ड बनने से कहीं ज्यादा उम्मीद जगाने वाला था। तुम बेशर्म बिगड़ेल, मेनकी ने गुस्से में पैर पटका। इस बेशर्म बिगड़ेल ने न सिर्फ उसका फायदा उठाया बल्कि ऐसी गंदी बातें भी कहीं। अब वह सच में सब कुछ इग्नोर करना चाहती थी और बस किसी से इस बदबूदार बिगड़ेल को लेवल 10 का अपाहिज बनाना चाहती थी। हालांकि वांग हाओ के बेसिक स्किल के बारे में सोचकर मेनकी सिर्फ अपने चिड़चिड़े गुस्से को दबा सकती थी। आखिरकार अगर फॉक्स ट्राइब इस डेमी ह्यूमन इनेट स्किल के सीक्रेट में माहिर हो जाती तो वे निश्चित रूप से जल्दी ऊपर उठ जाते और टाइगर ट्राइब और लान ट्राइब से पूरी तरह छुटकारा पा लेते। शी फैंग ने वांग हाओ को देखा, फिर मेन को की, और ऐसा लगा जैसे कुछ समझ गया हो। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम मेरे कजिन को डेट करना चाहते हो, है ना? गलत, वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। डेटिंग पुरानी हो चुकी है। इसमें न सिर्फ पैसा लगता है बल्कि मेहनत भी लगती है। आजकल जो पॉपुलर है वह है मेहनत करना लेकिन पैसा खर्च न करना, और वैसे आप पैसे भी कमा सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे टॉय बॉय की बात कर रहे हो जो औरतों पर जीता है? शी फैंग का मुंह फड़क उठा। वह सच में जानना चाहता था कि यह आदमी कौन है जो औरतों पर जीने के बारे में इतनी आसानी से बात कर सकता है। गलत, वांग हाओ ने फिर भी अपना सिर हिलाया। औरतों पर जीने वाला टॉय बॉय ऐसी सिचुएशन में आता है जहां औरत मजबूत होती है और आदमी कमजोर। तुम्हें सब कुछ ध्यान से सुनना होता है और तुम्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती। लेकिन हम मेल नैनी और फीमेल एम्प्लॉयर के बीच यह एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, इसलिए हमें फीमेल एम्प्लॉयर की फालतू मांगों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। और हमारा उसूल है, अगर हम अपना बिजनेस बढ़ा सके तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो भी हमारे पास बेसिक सैलरी और पेड लीव है। लेकिन औरतों पर जीना सिर्फ एक ही इंसान के साथ हो सकता है और तुम उन्हें वापस नहीं कर सकते। आपको 24/7 ऑन कॉल रहना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं, और पेमेंट मिलना फीमेल एम्प्लॉयर के मूड पर निर्भर करता है। ये सच में बहुत निराशाजनक है। खांसी, मेनकी और शी फैंग दोनों का गला रुंध गया। यह आदमी पक्का टैलेंटेड था। उसने असल में औरतों पर निर्भर रहने को एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में बदल दिया, यानी इसे कॉर्पोरेटाइज कर दिया। आप न सिर्फ एक अच्छा टारगेट चुन सकते हैं बल्कि आपको पेड लीव भी मिल सकती है, और आप एक ही स्टेप में टॉप पर पहुंचने के लिए फीमेल एम्प्लॉयर से भी जुड़ सकते हैं। अगर कुछ होता है तो आप पूरी तरह से बचने के लिए यह बहाना भी बना सकते हैं कि आप नैनी हैं। ये सच में उन टॉय बॉयज से कहीं ज्यादा आशाजनक है जिन्हें रखा जाता है और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। साथ ही उन्हें यह भी ज्यादा यकीन था कि यह आदमी पक्का मिनोटॉर नहीं था, क्योंकि एक सुस्त मिनोटॉर कभी भी औरतों पर निर्भर रहने पर गर्व नहीं करेगा। वांग हाओ को देखते हुए नियू की बड़ी बड़ी बैल जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे उस पर देवी का साया हो समझदारी। अगर वह वांग हाओ की पूरी जिंदगी की कहानी को बचपन में किडनैप होने से लेकर प्लास्टिक सर्जरी करवाने और फिर सुप्रीम डक रेस्टोरेंट खोलने तक जोड़ता तो वह तुरंत वांग हाओ के आगे बढ़ने के अनुभव को समझ जाता। शायद इसलिए कि मिनोटॉर कुदरती तौर पर मजबूत और तगड़े होते हैं, इसलिए वांग हाओ को इंसानों ने पकड़कर इंसानों की दुनिया में बत्तख के तौर पर काम करने के लिए लाया। लेकिन क्योंकि मिनोटॉर इंसानी खूबसूरती में फिट नहीं बैठते, इसलिए इंसानों ने बेरहमी से उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एक सुंदर इंसानी लड़का बना दिया। ये समझने के बाद नियू की बस बेबसी से आहें भर सका। उसने शुरू में सोचा था कि इस बुल डेमन किंग ने इंसानों की दुनिया में विदेश में पढ़ाई की है और वह मिनोटॉर जाति की बोरियत, बेवकूफ़ी, मूर्खता और अनाड़ीपन को बदल सकता है। लेकिन किसे पता था कि उसने पहले भी यह अनुभव किया था और बस सब कुछ कॉपी कर लिया था, इसीलिए वह सुप्रीम डक रेस्टोरेंट जैसा अच्छा प्रोजेक्ट खोल सका। ये पहले से ही अच्छा है कि वह इसे कॉपी कर सकता है, कम से कम मैं इसकी कॉपी तो नहीं कर सकता। नियुकी ने खुशी से अपने बैल के सींग सहलाए। हंसी सुनकर वांग हाओ ने नियुकी की तरफ देखा। ये बेवकूफ़ बैल अकेले किस बात पर बेवकूफ़ी से हंस रहा था? अहम, शी फैंग ने थोड़ी अजीब तरह से खांसा। भाई बुल डेमन किंग, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। ये कहकर वह जल्दी से आरवी में बैठ गया और ड्राइवर को जाने को कहा। उसे लगा कि वह वांग हाओ की रफ्तार के साथ नहीं चल पाएगा। एक सेकंड में वह तुमसे सीरियसली बात कर सकता था कि दोनों नस्लों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगले ही सेकंड वह तुम्हें एक लोएस पठार पर ले जा सकता था, और वह रेत से ढका हुआ एक ऐसा लोएस पठार होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा, यहाँ तक कि आम लोगों की समझ से भी परे होगा। चचेरे भाई, चूंकि भाई बुल डेमन किंग तुम्हें ढूंढने यहाँ आए हैं तो तुम दोनों धीरे धीरे बात कर सकते हो। शी फैंग ने पीछे मुड़कर मेंकी से कहा। उनकी फॉक्स नस्ल हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी कोई रास्ता नहीं मिला था।
अब चाहे वान हाओ दो बड़ी शाही जातियों के बीच युद्ध शुरू कर पाए या नहीं, उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। आखिरकार अगर यह सफल हुआ तो उन्हें फायदा होगा, अगर यह विफल हुआ तो इसका उनकी फॉक्स जाति से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वान हाओ के पास ही शायद बेसिक स्किल का राज था। उसे मेंकी को देने से वह ज़रूर बात मानेगा। कजिन, तुम, मेंकी ने गुस्से में गाल फुला लिए। कैसा भाई अपनी ही बहन को ऐसे बेचेगा और उसे वान हाओ जैसे बिगड़ेल को बेच देगा। शी फैंग ने मेंकी के छोटे मोटे नखरे को नज़रअंदाज किया और सीधे ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। बेवकूफ़ कजिन, मेंकी ने गुस्से में पैर पटका। मैं कहती हूँ मिस मेंकी, तुम्हें एक मेल नैनी चाहिए या नहीं? मुझे सीधा जवाब दो। तुम जानती हो कि मैं एक हॉट कमोडिटी हूँ, मेरे पास मिस्ट्रेस की कभी कमी नहीं होती, वान हाओ ने बेसब्री से कहा। मेंकी ने गहरी सांस ली, पीछे मुड़ी और वान हाओ को घूरा। बिगड़ेल बनना बंद करो, बस मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम चाहिए, वान हाओ ने सीरियसली कहा। मेंकी गुस्से से पागल हो रही थी। वान हाओ को थप्पड़ मारने का मन नहीं कर रहा था। वह सच में सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान भी इतने बिगड़े हुए नहीं हो सकते। इसी समय न्यूकी को एक मैसेज मिला और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वान, कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम डक रेस्टोरेंट में टाइगर लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आखिरकार यहाँ, वान हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और वह मुड़ा और चला गया। मेंकी ने हैरानी से वान हाओ को देखा। क्या यह अब भी पहले वाला बिगड़ा हुआ आदमी था? वह कॉन्फिडेंट, शांत व्यवहार पूरी तरह से एक स्ट्रेटजिस्ट जैसा था जिसने सब कुछ प्लान किया था, बिना किसी बिगड़े हुए आदमी के होने का एहसास हुए। सुप्रीम डक रेस्टोरेंट, ये कैसा रेस्टोरेंट है? मेंकी ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसने इस रेस्टोरेंट के बारे में कभी अपने मन में सुना ही नहीं था। मुझे अभी भी जाकर देखना चाहिए। मेंकी ने थोड़ा सोचा और पीछा करके देखने का फैसला किया। सुप्रीम डक रेस्टोरेंट के बाहर मिनोटॉर और 3 टाइगर लोगों का एक ग्रुप आमने सामने था। कई आधे अधूरे जानवर भी देख रहे थे और इशारा कर रहे थे, लेकिन उनमें से कई के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। अफसोस, आगे की कुछ रेस लगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में उनकी रेस ज़रूर कई जीनियस पैदा करेगी। जीनियस लोगों के साथ आपको एक महान रेस बनने और इस अस्त व्यस्त एलियन स्टार सिस्टम में जिंदा रहने का कॉन्फिडेंस मिलता है। बदकिस्मती से टाइगर रेस, लान रेस और दूसरी शाही रेस बहुत घमंडी हैं और बस दूसरी रेस को नीचा दिखाती हैं। अपनी बहन को नीचा दिखाओ। क्या वे एक ही स्पीशीज़ हैं? कौन दूसरे को नीचा दिखाएगा? तो जब मैंने इतनी अच्छी बात सुनी तो मैं तुरंत वापस गया और विधवा को घसीट कर ले आया, लेकिन मैं अभी भी एक कदम बहुत लेट था। बिल्कुल, अभी 4 पिग पीपल अंदर गए। अगर वे लॉटरी जीत जाते हैं तो पिग पीपल की भयानक फर्टिलिटी के साथ वे कामयाब हो जाएंगे। कौन नहीं कहता, अपने पुरखों को गौरव दिलाने का यह मामला हमारे सिर पर क्यों नहीं आता? अब जब टाइगर पीपल यहाँ हैं तो शायद नीचे सब बेकार है। अफसोस, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आधे जानवरों की बातें सुनकर तीनों टाइगर पीपल गुस्से में थे, शर्म से भर गए थे। कितनी बेइज्जती! शानदार टाइगर रेस को मिनोटॉर ब्रीडिंग के लिए घसीट रहे हैं और यहाँ तक कि पिग पीपल के साथ ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। अगर यह पूरी बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? ये जानना चाहिए कि ऊंचे लेवल के आधे जानवर अपने जीन्स को बचाने में बहुत सावधान रहते हैं ताकि वे दूसरी रेस के साथ मिल न सकें और अपनी पैदाइशी स्किल्स को फैलने न दें। अगर वे सच में लीक हो गए तो उनकी रॉयल रेस का स्टेटस बहुत अस्थिर हो जाएगा और उन्हें बदला भी जा सकता है। तो टाइगर रेस और लान रेस जैसी रॉयल रेस में ऐसे नियम हैं कि वे बाहर बिल्कुल भी खिलवाड़ या मजाक नहीं कर सकते। अगर वे खिलवाड़ करना भी चाहते हैं तो वे आबादी बढ़ाने के लिए सिर्फ अपनी ही तरह के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। रेस का लेकिन अब ये मिनोटॉर असल में अपने टाइगर लोगों को खुलेआम पकड़ने और उन्हें ब्रीडिंग के लिए सबके सामने बेचने की हिम्मत कर रहे हैं। वे ऐसी बात पर गुस्सा कैसे नहीं होते? तुम सब मर चुके हो। हमारी टाइगर रेस तुम मिनोटॉर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, एक टाइगर व्यक्ति ने गुस्से से भरे चेहरे से कहा, साफ तौर पर बहुत गुस्से में। मिनोटॉर ने मासूम लगते हुए अपनी बड़ी बैल जैसी आंखें झपकाईं। रास्ते से हटो, जल्दी से हमारे टाइगर रेस भाइयों को छोड़ो। एक टाइगर व्यक्ति गुस्से में आगे बढ़ा, किसी को बचाने के लिए सुप्रीम डक रेस्टोरेंट में घुसना चाहता था। लेकिन मिनोटॉर्स के हाव भाव तुरंत एकदम बदल गए और एक डरावना मारने का इरादा सामने आया। वांग ने कहा कि जो कोई भी बिना पैसे दिए स्टोर में घुसना चाहेगा उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। तीनों टाइगर लोग चौंक गए और तेजी से पीछे हट गए, चौकन्ने हो गए, लापरवाही से अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें नहीं लगा कि ये मिनोटॉर्स झांसा दे रहे हैं। आखिर ये पक्के इरादे वाले मिनोटॉर्स थे जो बिना किसी डिस्काउंट के अपना ऑर्डर ज़रूर पूरा करेंगे और वे फ्लेक्सिबल भी नहीं होंगे। अब वे सिर्फ 3 ही थे। अगर वे सच में मिनोटॉर्स के इस ग्रुप से भिड़ गए, भले ही उनकी लड़ने की काबिलियत मजबूत हो, तो भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार डालेगी, इसलिए उन्होंने सच में लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की।
इसी समय एक शरारती आवाज़ आई, मेरे डक रेस्टोरेंट में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है। सबने हैरानी से देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वे सब हैरान रह गए। यहाँ कोई इंसान कैसे हो सकता है? और इस आदमी के पीछे नियुकी को देखकर ऐसा क्यों लगा कि वह कोई फॉलो है? तुम मिनोटॉर सच में इंसानों के साथ मिलीभगत कर रहे हो? एक टाइगर पसंद दहाड़ा, सब लोग चलो मिलकर मिनोटॉर के इस ग्रुप को मार डालते हैं जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकते। ये सुनकर वहां मौजूद सभी आधे जानवरों ने वांग हाओ को बेरुखी से देखा। इंसानों द्वारा आधे जानवरों की बेइज्जती खून से धुल जानी चाहिए। बकवास करने से पहले अच्छी तरह देखो कि यह क्या है। वांग हाओ ने अपने सिर पर बैल के सींग फड़फड़ाए और मजाक उड़ाया, मैं एक असली मिनोटॉर हूं, मैंने अभी अभी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी जानवरों की नज़रें वांग हाओ के सिर पर सींगों पर पड़ीं। ये सच में बैल के सींग हैं। बैल इंसान जैसा दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवा सकते हैं। इंसानी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, इसलिए यह असर हैरानी की बात नहीं है। अफसोस, हमारे पुरखों के पास भी तब ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब जब हम एक एलियन गैलेक्सी में हैं तो पुराने ज़माने की शान वापस लाना नामुमकिन है। एलियन गैलेक्सी में रिसोर्स कम है, जिससे टेक्नोलॉजी में तरक्की मुश्किल हो जाती है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक मिनोटॉर बिना किसी वजह के इंसान जैसा दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करवाएगा? सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह इंसानों के इलाके में गया, उसका चीरा नहीं लगाया गया और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बाद वापस भी आ गया। मुझे बहुत उत्सुकता है। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस समय नियुकी आगे बढ़ी और गंभीरता से बोली, बात यह है, इंसानों ने देखा कि हमारा राजा कितना ताकतवर है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे जिगोलो बनने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई ताकि वह उन इंसानों को खुश कर सके। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हमारा राजा अपना मिशन कभी नहीं भूला। अनगिनत मुश्किलों से गुजरने के बाद वह आखिरकार बच निकला और वापस आ गया। वह एक हीरो है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी मिनोटॉर हाथ उठाकर जोर से चिल्लाए, हीरो उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि आसपास के जानवर सब हैरान रह गए। इन मिनोटॉर ने सच में एलियन रेस के सबसे बेवकूफ़ सदस्यों के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरा। ये साफ तौर पर एक फैमिली स्कैंडल था और यह उनकी रेस के राजा का स्कैंडल था। लेकिन वे न सिर्फ शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि वे इसे एक बहादुरी की कहानी कहकर तारीफ भी कर रहे थे। ये सच में आसमान में उड़ती हुई एक छोटी गाय जैसा था, आप इसे ज़बरदस्त कहे बिना नहीं रह सकते थे। वांग हाओ तुरंत परेशान हो गया। नियुकी की मदद इतनी अचानक मिली। साथ ही उसे अपने दो छोटे भाइयों कियान वानयांग और चेन याओ की बहुत याद आ गई। कम से कम वे दोनों इतने परेशान तो नहीं होंगे। एक टाइगर मैन ने ठंडे स्वर में कहा, हमें परवाह नहीं है कि तुम किस तरह के डक हो, भले ही तुम बत्तखों के राजा हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अभी ऑफिशियली बता रहा हूँ, लोगों को तुरंत छोड़ दो और फिर ज़मीन पर घुटने टेक कर पछताओ, नहीं तो हमारी टाइगर रेस तुरंत मिनोटॉर पर जंग का ऐलान कर देगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास के बीस्टमैन जो शो देख रहे थे, गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि नियुकी की बत्तखों के राजा थ्योरी ने वहां मौजूद बीस्टमैन को यकीन दिला दिया कि वांग हाओ सच में एक मिनोटॉर था। आखिर यह इतना सही और सबूतों से सपोर्टेड था कि इसमें कुछ भी अलग करने जैसा नहीं था। क्लैंग! अचानक तलवार की आवाज़ आई। वांग हाओ का फिगर एक हैरान हंस की तरह चमका और उसके हाथ में बड़ी तलवार बिजली की तरह गिरी, सीधे एक टाइगर मैन की ओर बढ़ी। ये देखकर वहां मौजूद सभी बीस्टमैन हैरान रह गए। क्या ये ईमानदार और सीधा साधा मिनोटॉर था? उसने सच में चुपके से हमला किया था। दहाड़! टाइगर मैन गुस्से में था। उसके मुंह से एक डरावनी साउंड वेव पूरे इलाके में फैल गई, जिससे सबके कान के पर्दे सुन्न हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए। टाइगर मैन का पैदाइशी हुनर, टाइगर दहाड़। वांग हाओ की भौहें तन गईं। उसने पहले भी साउंड वेव अटैक देखे थे, चेन याओ ये कर सकता था। लेकिन इस टाइगर मैन का इस्तेमाल किया गया साउंड वेव अटैक चेन याओ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इतना कि यह बिल्कुल अलग लेवल का था। क्या यही जन्मजात स्किल्स और सीखी हुई स्किल्स में फ़र्क है? वांग हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ट्रू क्यूई की एक लहर तुरंत उसके दिमाग में बह गई, जिसने उसे साउंड वेव के हमले से बचाया। ये कैसे हो सकता है? वहां मौजूद सभी बीस्टमैन हैरान होकर वांग हाओ को देखने लगे। वांग हाओ के सातों छेदों से खून क्यों नहीं बह रहा था, जैसा कि उन्हें साउंड वेव से उम्मीद थी? भले ही वांग हाओ ने अपने दिमाग को बचाने के लिए ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया हो, यह एक टाइगर मैन से निकली साउंड वेव थी जो सीखी हुई साउंड वेव से बहुत अलग थी। इससे बचाव करना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। वांग हाओ ने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए। उसकी ट्रू क्यूई मार्शल स्प्लेंडर डेमोनिक आर्ट की खेती से मिली थी। चाहे वह कॉन्सेंट्रेशन के मामले में हो या चमत्कारी असर के मामले में, इसकी तुलना आम लोगों की ट्रू क्यूई से कैसे की जा सकती है?
टाइगर मैन की जन्मजात स्किल से बचाव करना तो बस बच्चों का खेल था। जब सब अभी भी हैरान थे, वांग हाओ का शरीर हवा की तरह हल्का, पलक झपकते ही टाइगर मैन के सामने आ गया। बड़ी तलवार एक गुस्सैल ड्रैगन की तरह टाइगर मैन के शरीर पर आकर गिरी। धमाका! अगले ही सेकंड टाइगर मैन को जोर का झटका लगा। उसका पूरा शरीर सीधे उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया और वह तुरंत बेहोश हो गया। वांग हाओ का मुंह थोड़ा मुड़ा। उसे बीस्ट किंग स्टार थोड़ा पसंद आने लगा था क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी थी। ये लोग एनर्जी शील्ड बिल्कुल नहीं खरीद सकते थे, जिससे वह एक ही चाल में दुश्मनों को आसानी से हरा सकता था। बाकी दो टाइगर मैन गुस्से में थे। उनकी मसल्स फूल गईं और एक डरावनी आभा फैल गई। क्या तुम? वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। नियुकी, इन तीनों शरारती लोगों को मेहमानों के मनोरंजन के लिए वापस ले जाओ। हाँ, नियुकी ने एक सीधी और सच्ची मुस्कान दी, दहाड़ा और टाइगर मैन की तरफ दौड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे आमने सामने लड़ो। टाइगर मैन इतने गुस्से में थे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने न सिर्फ टाइगर रेस को उकसाया और पछतावा नहीं किया, बल्कि उन्हें उकसाते रहने की हिम्मत भी की। अगर आज कम लोग नहीं आए होते और वे इतने सारे मिनोटॉर को हरा नहीं पाते तो वे पहले ही मारना शुरू कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें अपना दबदबा बनाने के लिए आज एक मिनोटॉर को मारना ही था, नहीं तो टाइगर रेस की इज्जत का क्या होता। 1-on-1। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। मैंने मिनोटॉर रेस के लिए पहले ही एक नियम बना दिया है, चाहे 1-on-1 हो या ग्रुप फाइट, हम सब साथ में जाते हैं। वहां मौजूद बीस्टमैन तुरंत हैरान रह गए। क्या सच में ऐसी बेशर्म बातें एक बेवकूफ़, दाइशा, सुस्त और मूर्ख मिनोटॉर के मुंह से निकल सकती हैं? तो सभी बीस्टमैन की अविश्वास भरी निगाहों के सामने 1 दर्जन से ज्यादा मिनोटॉर ने ग्रुप फाइट में 2 टाइगर मैन को बुरी तरह पीटा। फिर टाइगर मैन की दिल दहला देने वाली चीखों के बीच तीनों टाइगर मैन को सुप्रीम डक शॉप में घसीटा गया। उसी समय सुप्रीम डक शॉप के एंट्रेंस पर एक और एड साइन लगा था, जिस पर लिखा था 5 टाइगर जनरल, संतुष्टि की गारंटी। यह पागलपन भरा सीन देखकर वहां मौजूद बीस्टमैन ने अपनी पलकें झपकाईं। उन्हें लगा कि बीस्ट किंग पर कुछ बड़ा होने वाला है। स्टार। लेकिन 2 टाइगर मैन को 5 में बदलते देखकर इन बीस्टमैन ने तुरंत अपने कबीले की विधवाओं को खींच लिया और लाइन में लग गए। उनके लिए टाइगर रेस और मिनोटॉर के बीच की लड़ाई का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि क्या उनके कबीले की विधवाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर वे प्रेग्नेंट हो गईं तो टाइगर रेस के जीन्स के साथ उनके होने वाले बच्चे निश्चित रूप से उनके कबीले की कल्टीवेशन का फोकस होंगे, लेकिन उन्हें अगली पीढ़ी के जीन्स को बेहतर बनाने के लिए स्टड हॉर्स के रूप में कल्टीव किया जाएगा। एक कोने में मेन की मुंह खोले ये सीन देख रही थी। उसे लगा कि वांग हाओ पागल हो गया होगा। उसने असल में टाइगर रेस के लोगों को ब्रीडिंग के लिए घसीटा था। अगर टाइगर रेस के ऊंचे अधिकारियों को पता चला तो वे निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होंगे और उस समय अनगिनत मिनोटॉर मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। मिस मेनकी, आप यहाँ क्यों हैं? वांग हाओ मेनकी के पास आया और पास में सुप्रीम डक शॉप की ओर देखा। दूर और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी इसमें हो? अपनी दादी में। मेनकी का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चाहा कि वह इस बदमाश को मुक्का मार सके। एक अविवाहित लड़की से ऐसा सवाल कौन पूछेगा? चुप रहो। मेनकी ने अपने होंठ काटे, गुस्से से वांग हाओ को घूरा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, मैं अब ऐसे नहीं जी सकता। तुमने टाइगर कबीले को भड़का दिया है, मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे नहीं जी सकते। मेनकी ने गुस्से से कहा। वांग हाओ ने मुंह बनाया, अकेले टाइगर कबीले मुझे अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकते। उन्हें ये हक नहीं है। मेनकी की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुमने टाइगर कबीले को सिर्फ टाइगर कबीले और लान कबीले के बीच लड़ाई शुरू करने के लिए भड़काया। वांग हाओ मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनकी ने मुंह बनाया और गुस्से से कहा, तो अब ऐसे नहीं जी सकती से तुम्हारा क्या मतलब है? वांग हाओ ने आह भरी, आजकल के समाज में जेंडर रेशियो बहुत बिगड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि औरतों की कितनी मांग है। हम ऊंचे खानदान की औरतों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छी मेहनती औरतें बहुत ज्यादा कमाती हैं, जिससे हम सिंगल कुत्ते रास्ते में ही रुक जाते हैं। जब हमें आखिरकार कोई छोटी औरत मिलती है जिसे हम पर भरोसा करने की ज़रूरत होती है, तो उसे वे टॉम्बॉयज झुका सकती हैं। अब तुम पैसे खर्च करने के लिए बत्तख की दुकान पर भी आती हो, जिससे हम सिंगल कुत्तों के पास वन नाइट स्टैंड का कोई मौका नहीं बचता। क्या तुम्हें लगता है कि जिंदगी अब भी सहने लायक है? मेनकी की छोटी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसे आगे बढ़कर वांग हाओ को पीटने का मन हुआ। गोल गोल घूमते हुए, क्या वह अब भी यह नहीं कह रहा था कि वह एक बिना शादी की कुंवारी एक आदमी को ढूंढने बत्तख की दुकान पर आई थी? हुश हुश। तभी एक हल्की सी आवाज से वांग हाओ के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर तेजी से तन गया और एक जहरीले सांप के निशाने पर आने जैसा डरावना एहसास अचानक उसे घेर लिया।
बिना सोचे समझे वान हाओ हवा की तरह हल्के से आगे बढ़ा और मेंकी को जमीन पर गिरा दिया। उसकी नज़र हवा में घूमी तो देखा कि एक काली रोशनी चमक उठी, जो एक लंबे इंद्रधनुष की तरह दिख रही थी और सीधे उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। वान हाओ की अचानक हुई हरकत से मेंकी चौंक गई। क्या ये बुल डेमन किंग उसके साथ जबरदस्ती करने की प्लानिंग कर रहा था? धमाका, एक तीर की रोशनी चमकी। वान हाओ और मेंकी एक साथ जमीन पर लुढ़क गए और उसी समय एक पतला तीर का पंख जमीन में जोर से धंस गया। मेंकी चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन जमीन पर तीर का पंख देखकर वह तुरंत आवाज नहीं कर पाए। पता चला कि वान हाओ ने उसे बचाने के लिए अभी अभी उस पर हमला किया था। वान हाओ की भौहें तन गईं। उसकी नज़र तीर पर पड़ी, उसकी आंखें डरावनी और उदास थीं। उसे बिना किसी शक के पता था कि यह ब्लेजिंग हेवन फेडरेशन के लोग ही होंगे जिन्होंने उसका पीछा किया था। अगर उसकी तेज समझ न होती तो अभी अभी का वह तीर उसकी जान लेने के लिए काफ़ी होता। यह एक इंसानी घुसपैठिया है। मेंकी ने अपने आसपास ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फॉक्स आई। वान हाओ ने अपना सिर हिलाया, फॉक्स कबीले की जन्मजात स्किल आई ऑफ डिस्कर्नमेंट को याद करते हुए। यह उसकी फॉक्स आई जैसा ही एक मूव था जो दुनिया में एनर्जी के फ्लो को देखने में सक्षम था, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, फॉक्स की तरह आसान नहीं था। आंख। कोई हैरानी नहीं कि इंसानों ने जानवरों को खत्म नहीं किया है। पता चला कि वे इन जन्मजात स्किल्स पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वान हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचते हुए कि अगर यह पता चल गया कि उसने ये स्किल्स सीखी हैं तो क्या उसे डाइसेक्शन के लिए घसीटा जाएगा। बस वहाँ खड़े मत रहो, वहाँ। मेंकी ने वान हाओ को थपथपाकर जगाया, उसका छोटा हाथ सामने एक ऊंची बिल्डिंग की ओर इशारा कर रहा था। वान हाओ ने मेंकी की तरफ देखा तो पाया कि अपनी जन्मजात स्किल का इस्तेमाल करने के बाद छोटी लोमड़ी पहले से ही बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसका पूरा शरीर उसकी बाहों में झुक गया था। इस लोमड़ी को अपने दरवाजे पर आते देखकर वह भी उन इंसानी घुसपैठियों से निपटने के मूड में कैसे हो सकता है। हालांकि इंसानी घुसपैठिए नफरत भरे होते हैं, मिस मेंकी की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। वान हाओ ने मेंकी को गंभीर भाव से अपनी बाहों में लिया, फिर एक दिशा पहचानी और भाग गया। मुझे जल्दी से छोड़ दो, तुम बड़े बिगड़े हुए। मेंकी इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वान में संघर्ष कर रही थी हाओ की बाहों में, लेकिन अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ वह वान हाओ के गले से कैसे छूट सकती थी। मिस मेंकी, एक अच्छे बैल पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं बुल डेमन किंग, एक बहुत बड़ा सांड जैसा आदमी हूँ। जब हम किसी सेफ जगह पर पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगा। वान हाओ के चेहरे पर मुस्कान थी, वह पहले से ही मन में सोच रहा था, ये छोटी लोमड़ी कितनी मनमोहक और आकर्षक है। भले ही वह वजन हो, थोड़ी सी गाइडेंस से वह कोई भी चाल चल सकती है ना? तुम। मेंकी का सीना गुस्से से फूल गया, वह बोल नहीं पा रही थी। इस बड़े बिगड़े हुए आदमी की बातों पर यकीन करना कल दुनिया के खत्म होने से कम चांस था। उसने अंदाज़ा लगाया कि जिस सेफ जगह की बात यह बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी कर रहा था वह कोई सुनसान जगह होगी। उस समय वह आसमान और धरती को पुकारेगी, लेकिन कोई जवाब नहीं देगा, और क्या वह उसकी दया पर नहीं होगी। इसी समय सामने वाली बिल्डिंग पर एक दुबले पतले आदमी ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर 3 तीर निकाले और धीमी आवाज में कहा, वान हाओ, मौत की दावत का मजा लो। फुस फुस वूश। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, 3 तीर एक बार फिर आसमान में तेजी से उड़े, जो सीधे वान हाओ के सिर पर निशाना साध रहे थे। धत तेरे की, क्या इसका कोई अंत नहीं है? वान हाओ को लगा जैसे उसके पीछे अनगिनत जहरीले सांप उसे निशाना बना रहे हों। उसने तुरंत मेंकी को नीचे उतारा, अपनी बड़ी तलवार निकाली और तेजी से उसके पीछे रुक गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तीनों तीर बड़ी तलवार की धार से जोर से टकराए और जमीन पर गिर पड़े। तुमने मेरा अच्छा काम खराब करने की हिम्मत की। वान हाओ की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसका पूरा शरीर सामने वाली ऊंची बिल्डिंग की ओर ऐसे दौड़ा जैसे तीर कमान से छूटा हो। इस समय सड़क पर मौजूद सभी जानवरों ने शोर सुना और अपना सिर इस तरफ घुमाया। वाह, देखने लायक अच्छा शो है। कोई बुल हेडेड किंग को मार रहा है। ये और भी मज़ेदार है। टाइगर ट्राइब और बुल हेडेड ट्राइब में लड़ाई शुरू होने वाली है और अब कोई बुल हेडेड किंग को मारना चाहता है। कितना मज़ेदार है। सब लोग जल्दी से अपने छोटे स्टूल ले आओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वान हाओ को हमला करते देख पतले आदमी के होंठों पर मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ अगर तुम्हें मेरे छिपने की जगह मिल गई? शिकार तो शिकार ही होता है। बोलने के बाद पतले आदमी ने 5 गहरे लाल तीर निकाले। ये आर्मर पियर्सिंग तीर थे जो खास तौर पर एनर्जी शील्ड और बुलेट प्रूफ वेस्ट को भेदने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, और वे लेवल 5 तक ऊंचे थे। उसकी कीमती चीज़ें। हालांकि वान हाओ से निपटने और शोहरत पाने के लिए ये साफ तौर पर कुछ भी नहीं थे। पतले आदमी के हाथ में धनुष की डोरी हल्के से कांपी। उल्कापिंडों जैसी 5 तीर की रोशनी लगभग तुरंत आ गई,
जो सीधे वान हाओ के शरीर पर 5 जरूरी जगहों पर निशाना साध रही थीं। वान हाओ का दौड़ता हुआ शरीर अचानक रुक गया। उसके दिल में एक अजीब सी परेशानी की भावना उमड़ पड़ी। उसकी गहरी आंखों में बहुत ज्यादा ठंडक चमक उठी। यह आदमी बार बार उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका गुस्सा पूरी तरह भड़क गया था। दहाड़, वान हाओ दहाड़ा, बीस्ट ब्लड बॉइलिंग का इस्तेमाल करके उसका पूरा ऑरा तुरंत दोगुना हो गया। इसके तुरंत बाद उसने यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन का इस्तेमाल किया, जिससे वह दुनिया में मिल गया और उसका ऑरा फिर से बढ़ गया। उसी समय यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन के बढ़ने से वान हाओ की समझ और भी डरावनी हो गई, जैसे उसने भगवान की 2 आंखें खोल दी हों। उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में सब कुछ उसके दिमाग में साफ दिखाई देने लगा। कौन हमारे राजा को मारना चाहता है? इस समय नियुकी और दूसरों ने भी शोर सुना और गुस्से में सुप्रीम डक शॉप से बाहर निकल गए। दुबला पतला आदमी जब वान हाओ को पूरी ताकत लगाते हुए देखा तो बुरी तरह डर गया। हालांकि इंटेलिजेंस ने कहा कि वान हाओ का टैलेंट बहुत ही अजीब था और उसमें कई नोट्स थे, फिर भी जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह बुरी तरह डर गया। ये 17 साल का लड़का कैसे हो सकता है? मशहूर पुराने राक्षस भी इतनी सारी बातें नहीं समझ सकते। अच्छा नहीं, वान हाओ के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए और वह अपने लाइट स्पीड स्टेप्स की लिमिट पर तेजी से पीछे हट गया। यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर की मदद से उसने साफ देखा कि चलाए गए तीर आर्मर पियर्सिंग तीर थे और डैमेज लेवल 5 तक पहुंच गया था। आपको पता होना चाहिए कि आर्मर पियर्सिंग तीर न सिर्फ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, बल्कि वे सच में बहुत महंगी भी होती हैं। एक तीर की कीमत पक्का उसके ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप से मैच कर सकती है। लेकिन आर्मर पियर्सिंग तीर एनर्जी शील्ड, बुलेट प्रूफ वेस्ट और बाकी सभी डिफेंसिव इक्विपमेंट के भी दुश्मन हैं। अगर उसे अपनी अभी की कल्टीवेशन का कोई तीर लग जाता तो वह पक्का 100% मर जाता। क्या बढ़िया प्लान है। वान हाओ का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने पहले उसे लापरवाह बनाने के लिए कुछ आम तीरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन असली किलर मूव तो ये 5 आर्मर पियर्सिंग तीर थे। अगर उसे पता नहीं चलता कि वे आर्मर पियर्सिंग तीर थे तो शायद वह पहले की तरह अपनी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड से उन्हें ब्लॉक कर देता। लेकिन उसके हाथ में जो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड थी वह लेवल 5 एलॉय ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड थी, जो 3 या 4 को ब्लॉक कर सकती थी, लेकिन 5वीं को नहीं। और जब तक उसे पता चला तब तक साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। ये पक्का एक पल में उसकी जान ले लेता। वान हाओ को तेजी से पीछे हटते देख दुबले पतले आदमी की आंखें निराशा से भर गईं। उसने बहुत ध्यान से हिसाब लगाया था, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया गया। इंसान और कुदरत की एकता सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन उन 5 कवच भेदने वाले तीरों का तो बुरा हाल है। दुबले पतले आदमी ने आह भरी, धनुष अपनी पीठ पर लटकाया, मुड़ा और चला गया। बाद में कोई और मौका ढूंढने का प्लान बना रहा था। आखिर ये बीस्ट किंग सिटी था, बीस्टमैन का इलाका, और वह वान हाओ को अपनी मर्जी से नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही दुबला पतला आदमी मुड़ा, उसने देखा कि एक खरगोश कैजुअल कपड़ों में था और अपने हाथों को कमर पर रखे हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, वह मुस्कुरा रहा था। कपड़े पहने हुए, 2 पैरों पर चलने वाला और मुस्कुराता हुआ खरगोश। इस खरगोश को देखकर दुबले पतले आदमी के मन में वान हाओ के पालतू जानवर के बारे में जानकारी तुरंत याद आ गई। रॉग रैबिट, लिटिल वाइट, एक बोलने वाला खरगोश जिसकी इंटेलिजेंस किसी टीनेजर से कम नहीं थी। और जानकारी में यह भी खास तौर पर लिखा था कि यह खरगोश बहुत खतरनाक था और इसके प्यारे दिखने की वजह से इसे कम नहीं समझना चाहिए। वान हाओ ने इस बेबी रैबिट से कहा था कि वह तुम्हें बताए कि वह तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन वह तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देगा। लिटिल वाइट थोड़ा मुस्कुराया, जिससे उसके 2 चमकदार सफ़ेद सामने के दांत दिखे। फिर उसने अपना छोटा हाथ उठाया और उसके सिर के ऊपर एक छोटी तोप दिखाई दी। लेवल 3 हॉवित्ज़र। दुबले पतले आदमी के माथे पर पसीना आ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जानकारी में ये खरगोश खतरनाक क्यों लिखा था। हालांकि यह तोप उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन अगर यह जानवरों के सामने आ जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कैसा रहेगा? ये छोटी तोप बहुत बढ़िया है ना? लिटिल वाइट ने गर्व से बताया। यह एक खिलौना है जिसे वान हाओ ने खास तौर पर इस बेबी रैबिट के लिए बनाया है। तुम इसकी ताकत महसूस करने वाले पहले इंसान हो। 1 मिनट रुको, दुबले पतले आदमी ने जल्दी से चिल्लाया। बाय बाय। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, लिटिल वाइट ने हॉवित्ज़र फायर कर दिया। बूम! अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। दुबला पतला आदमी जल्दी से बच निकला, लेकिन दूरी इतनी थी कि वह बच नहीं सका। वह तुरंत बिल्डिंग से बाहर उड़ गया। आउच! उसी समय लिटिल वाइट भी हॉवित्ज़र के रिकॉइल से उड़ गया। वान हाओ बहुत बड़ा झूठा है। उसने असल में इस बेबी रैबिट को ये कहकर धोखा दिया कि ये खिलौने हैं। ये बेबी रैबिट बहुत दर्द में है। लिटिल वाइट अपना छोटा सा सिर पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क गया। उसने अभी अभी अपने सिर पर हॉवित्ज़र रखा था और उसके कान लगभग बहरे हो गए थे। तेज आवाज सुनकर पूरी गली के जानवरों ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह दुबला पतला आदमी सड़क पर भारी गिर रहा है।
इस समय वांधाओ 5 आर्मर पियर्सिंग तीरों से बच गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसे लगभग रिवाइवल गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करना ही था। अगर वह किसी अजेय दुश्मन का सामना करते समय इसका इस्तेमाल करता तो उसे लगता कि यह बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर वह लापरवाही से इसका इस्तेमाल करता तो यह अजीब होता अगर वह सहज महसूस करता। ऐसा लग रहा था कि अब से उसे लड़ाइयों के दौरान ज़्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही उसे अपने प्रैक्टिकल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ड्रीम बैटलफील्ड में शा के साथ स्पार भी करना था। वान, तुम ठीक हो? नियुकी और दूसरे मिनोटॉर परेशान चेहरे के साथ दौड़े। वांधाओ ने अपना सिर हिलाया और उस दुबले पतले आदमी की तरफ देखने लगा जिसे लिटिल वाइट की तोप ने उड़ा दिया था। उसने देखा कि दुबला पतला आदमी जमीन से रेंग कर ऊपर आया है, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है। जाहिर है लेवल 3 की हॉवित्ज़र उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन इसने उसे परछाई से बाहर निकाल दिया और यह बीस्ट किंग सिटी में सामने आया जो जानवरों से भरा था। ये वही है, ये वही है। वांधाओ ने उदास चेहरे वाले दुबले पतले आदमी की तरफ इशारा किया। यही वह था जिसने मुझे इंसानों की दुनिया में पकड़ लिया, मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए मजबूर किया और मेरे सुंदर मिनोटॉर रूप को इस तरह खराब कर दिया जैसा यह अब है। सभी को उसे जाने नहीं देना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मिनोटॉर दहाड़े और दुबले पतले आदमी की तरफ दौड़े। वे उस आदमी को कैसे जाने दे सकते थे जिसने उनके वान के सुंदर मिनोटॉर सिर को खराब कर दिया था। और सड़क पर मौजूद दूसरे जानवर भी गुस्से में दुबले पतले आदमी की तरफ दौड़े। वे वांधाओ का बदला नहीं ले रहे थे, बल्कि दोनों जातियों के बीच पक्की नफरत का बदला ले रहे थे। मार डालो तुरंत! खाली सड़क पर मारने की आवाज़ें गूंजने लगीं। दुबले पतले आदमी का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया जब उसने चारों तरफ से आ रहे जानवरों को देखा। इस बार वह सच में एक ड्रैगन के तालाब और एक बाघ की मांद में गिर गया था। हालांकि वह ऐसा इंसान नहीं था जो आराम से बैठकर मौत का इंतजार करे। अगर वह लड़कर बाहर निकलता तो भी बचने का कोई रास्ता होता। अगर वह सरेंडर कर देता तो वह पक्का मर जाता। दहाड़! ये सोचकर दुबला पतला आदमी दहाड़ा और उसका डरावना ऑरा तुरंत फैल गया। पूरी दुनिया में तुरंत बहुत तेज गर्मी फैल गई। ट्रू क्यूई, यह आदमी एक मार्शल किंग है। वांधाओ ने समझकर सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि उसने अकेले बीस्ट किंग सिटी में घुसने और बीस्ट किंग सिटी में कदम रखने की हिम्मत की। पता चला कि उसकी कल्टीवेशन एलियन स्टार सिस्टम की टॉलरेंस लिमिट तक पहुंच गई थी। लेकिन इतने सारे गुस्सैल बीस्टमैन का सामना करते हुए भले ही इस भाई के पास मार्शल किंग की कल्टीवेशन हो, वह शायद बुरी तरह पिट जाएगा। आखिरकार बीस्टमैन बिना मार्शल किंग के नहीं थे और यह उनका इलाका था। बूम! अगले ही सेकंड दहाड़ें बजती रहीं और बीस्टमैन एक एक करके नीचे गिर गए, लेकिन जल्द ही और बीस्टमैन ऊपर आ गए। बीस्टमैन सच में बीस्ट होते हैं। वांधाओ ने अपना सिर हिलाया। लड़ते समय इन जानवरों में कोई समझदारी नहीं थी। शिकार करते समय वे पूरी तरह से जंगली जानवरों की आदत पर निर्भर रहते थे। अगर वे जंगली जानवरों की लाइन से निकल भी जाते तो भी उनका नेचर नहीं बदल सकता था। उस इंसान ने हमारे बीस्ट किंग प्लैनेट पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। इस समय बीस्ट किंग सिटी में गुस्से वाली दहाड़ें गूंजी और दूर से बड़ी बड़ी रोशनी आ रही थी। अब शो देखना है। वांधाओ का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ था और वह मेंकी को देखने के लिए मुड़ा। इस छोटी लोमड़ी को साथ में शो देखने के लिए बुलाने का प्लान बना रहा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि यह छोटी लोमड़ी बिना किसी निशान के पहले ही भाग चुकी थी। वांधाओ ने निराशा में आह भरी। छोटी लड़की मेंकी, तुम एक लोमड़ी हो, तुम इतनी रोमांटिक कैसे नहीं हो सकती? इस समय लिटिल वाइट वांधाओ के कंधे पर कूद गया और गुस्से से बोला, वांधाओ, तुमने इस बेबी रैबिट से झूठ बोला। 10 गाजर के बिना ये पक्का खत्म नहीं होगा। एक लड़की को धोखा देने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें 20 दूंगा। वांधाओ ने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। लिटिल वाइट ने तुरंत सिर हिलाया। डील। वांधाओ का मुंह थोड़ा मुड़ा। छोटी लोमड़ी, चलो देखते हैं तुम मेरी पकड़ से कैसे बच सकती हो।